शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। अध्याय 61। और वह मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? इसके बारे में सोचते सोचते रियोस को और भी अजीब लगने लगा। क्या आज लैरी को कुछ हुआ है? जब से राजीव मेहरा आया है, वह अजीब तरह से चुप रहता है और अब वह मुझे अजीब तरह से देख रहा है। धिक्कार है, ऐसा लगता है कि उसे मुझ पर तरस आ रहा है या कुछ और। उस बेवकूफ लैरी के सिर पर चोट लगी होगी। थोड़ी देर तक इस पर चिंता करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला, कोई बात नहीं, मैं उसे अनदेखा कर सकता हूँ। ठीक है, मुआवजा। रियोस ने लैरी के अजीब व्यवहार को कुछ समय के लिए अपने दिमाग से निकाल दिया और उसने गर्व से आरव मेहरा की तरफ देखा। गिल्डेड रोज का उकसावा पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो मुआवजा दो या दुश्मन बन जाओ। मुझे लगता है कि मुआवजा बेहतर है। तुम चतुर हो। ये सुनकर कि दूसरा पक्ष मामले को सुलझाने के लिए तैयार है, रियोस के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। उसने आखिरकार बैठने का फैसला किया। इस पूरे समय वह खड़ा रहा ताकि वह आरव मेहरा को देख सके, लेकिन आरव मेहरा के अगले शब्दों ने उसे हैरान कर दिया। मेरी ज़रूरतें बहुत सरल हैं। प्रत्येक प्रशिक्षु की म्यागर के लिए 200,000 सोना, कुल मिलाकर 1 मिलियन। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि चोरी का सामान अंधेरा होने से पहले एज रिफ्ट के बाहरी इलाके में पहुंच जाए। रुको रुको। महान तलवारबाज अभी अभी आत्मसंतुष्ट होकर बैठा था, लेकिन जब उसने सुना कि आरव मेहरा मुआवजे के रूप में क्या वर्णन कर रहा था, तो उसे लगा कि यह स्पष्ट रूप से गलत है। ये किस तरह का मुआवजा है? अच्छा, महान तलवारबाज रियोस, क्या तुमने सच में सोचा था कि गिल्डेड रोज के लोगों को लापरवाही से हिरासत में लिया जा सकता है? क्या तुम नहीं जानते, तुमने जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया है, वे गिल्डेड रोज के सबसे अच्छे प्रशिक्षु की म्यागर हैं। उनमें से हर एक गिल्डेड रोज को बहुत ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। उनमें से प्रत्येक के लिए 200,000 सोना मांगना वास्तव में नगण्य है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बगल में लैरी अपने माथे को ढक रहा था, उस परिणाम से डर रहा था जो उसे पता था कि आने वाला है। रुको, तुम कह रहे हो कि तुम चाहते हो कि वाइपर नेस्ट गिल्डेड रोज की भरपाई 1 मिलियन सोने से करे? रियोस आखिरकार सब कुछ समझने के बाद प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा। और अगर मैं हूं राजीव मेहरा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। रियोस अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका भयंकर चेहरा कुछ हद तक भयावह हो गया क्योंकि उसके चेहरे के निशान उसके हाव भाव के साथ मुड़ गए। रियोस, आवेगी मत बनो। लैरी ने देखा कि स्थिति खराब हो रही है और तुरंत महान तलवारबाज को पीछे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। भाड़ में जाओ। एक 9वीं रैंक का जादूगर एक महान तलवारबाज को शारीरिक रूप से कैसे रोक सकता है जो क्रोध में डूबा हुआ है? रियोस को अपना हाथ उठाते देख लैरी दीवार के करीब पीछे हट गया। रियोस ने तुरंत अपने बगल में बड़ी मैजिक ग्रेटस्वॉर्ड पकड़ ली। उसकी आभा ऊपर उठी और एक क्रैक ध्वनि निकली जब लंबी मेज 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। उसकी लहरदार आभा रिसेप्शन रूम में बवंडर की तरह फैल गई। एक के बाद एक कुर्सियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। यह एक महान तलवारबाज की ताकत थी। उन तलवारबाजों की तुलना में जो केवल लड़ने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर सकते थे, आभा वाले एक महान तलवारबाज का अस्तित्व पूरी तरह से अलग स्तर पर था। शिखर तक प्रशिक्षित आभा में अत्यधिक विनाशकारी शक्ति थी। एक महान तलवारबाज की आभा का सामना करने पर एक कठोर पत्थर भी टोफू से बहुत अलग नहीं होगा। फर्नीचर की तो बात ही छोड़िए। तलवार ने रियोस के क्रोध के तहत आभा की शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया था, लेकिन आरव मेहरा ने जरा भी नहीं हिलाया। तुमने अभी जो चीजें तोड़ी हैं, उनकी भरपाई भी वाइपर नेस्ट से हो जाएगी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। आरव मेहरा के शब्दों से उत्तेजित होकर क्रोधित रियोस का चेहरा और भी विकृत हो गया। वह लंबा निशान बहुत ही स्पष्ट हो गया क्योंकि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेंटीपीड उसके सिर पर रेंग रहा हो। पहली बार के बाद उसने जो तलवार नीचे की थी, वह अब एक बार फिर ऊपर उठ गई। इसके अलावा अब लक्ष्य केवल टेबल या कुर्सियां नहीं थीं। यह आरव मेहरा था जो केवल कुछ मीटर की दूरी पर था। उफनती आभा लहरों की तरह उठी, चारों ओर की हर चीज से टकरा रही थी। यहां तक कि रिसेप्शन रूम की दीवारें भी एक दरार के रूप में एक कर्कश ध्वनि दे रही थीं। लाल आभा ग्रेटस्वॉर्ड पर इकट्ठा हुई और रियोस की चीख के साथ ग्रेटस्वॉर्ड एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ नीचे गिर गई। इस बार लैरी भी चौंकने से नहीं बच सका। हालांकि लैरी 9वीं रैंक का जादूगर था, लेकिन जब इस तरह से पूरी ताकत से लड़ने वाले एक महान तलवारबाज की आभा का सामना करना पड़ा, तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाया। भले ही वह महान तलवारबाज की अनियंत्रित आभा से केवल आकस्मिक बैकड्राफ्ट का सामना कर रहा था, लैरी केवल एक जादुई ढाल लगा सकता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह दबाव में नहीं टूटेगा। यह ऐसी ताकत नहीं थी जिसका कोई जादूगर बचाव कर सके। केवल एक महान जादूगर ही एक महान तलवारबाज के वार का सामना कर सकता है। आभा से भरी तलवार नीचे गिर गई जबकि आरव मेहरा अभी भी गतिहीन था। उसने केवल कुछ शब्द बुदबुदाए, एक छोटा सा मंत्र। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह केवल अपने आप में ही बुदबुदा रहा था, और उस सीटी बजाती तलवार के सामने सुनना काफी मुश्किल था। लेकिन यह वह बुदबुदाहट थी जिसने अचानक माहौल को शांत कर दिया। वह महान तलवार जो इतनी तेज गति से नीचे गिर रही थी, अचानक रुक गई।
ऐसा लगा जैसे कोई विशाल अदृश्य हाथ हवा में था जो तलवार को मजबूती से पकड़ रहा था। नहीं, ये केवल महान तलवार नहीं थी। यहाँ तक कि रियोस, जो एक दुष्ट व्यंग्य और बढ़ती आभा के साथ महान तलवार को घुमा रहा था, अब पूरी तरह से शांत था। केवल उसके माथे पर पसीने की बूंदें हिल रही थीं जो जमीन पर टपक रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि भले ही वह हिल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह हिलने की कोशिश कर रहा था। रिसेप्शन रूम अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। अब महान तलवारबाज की दहाड़ें नहीं गूंज रही थीं, न ही वह उग्र आभा थी। ये सब एक तरह के दमघोंटू दबाव से बदल गया था, और दबाव का स्रोत अभी भी वहीं बैठा था। ये युवा जादूगर था जो बिल्कुल भी नहीं हिला था। मैंने कहा था, आपने जो कुछ भी तोड़ा है उसकी भरपाई वाइपर नेस्ट से होगी। आरव मेहरा धीरे से खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन जिस तरह से उसने रियोस को देखा, उससे महान तलवारबाज स्तब्ध रह गया। वह नज़र बेहद शांत थी। ये बेरहमी से ठंडी नहीं थी और यह भावनाओं से भरी नहीं थी। वह नज़र निश्चित रूप से ऐसी नज़र नहीं थी जो एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति पर इस्तेमाल करता। रियोस की यादों से केवल एक निर्दयी हत्यारा ही किसी जीवित व्यक्ति को इस तरह देख सकता है। ये राजीव मेहरा कौन है? रियोस जोर से पूछना चाहता था, लेकिन वह फिलहाल कुछ भी करने में असमर्थ था। दरअसल उस बुदबुदाए गए मंत्र के बाद रियोस को एक ऐसी शक्ति ने रोक दिया था जिसका वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। उस शक्ति ने न केवल उसकी तलवार को हवा में रोक दिया, बल्कि उसे तुरंत बांध भी दिया। वह अपना मुंह नहीं खोल सकता था या अपनी उंगलियां नहीं हिला सकता था। हालांकि वह अभी भी सोच सकता था, लेकिन उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था। रियोस केवल एक ही काम कर सकता था, वह असहाय होकर देखता रह गया। इस युवक को अपना दाहिना हाथ उठाते हुए धीरे धीरे रियोस को हवा में तैराते हुए देख रहा था। इसके बाद रियोस को केवल एक अधिक शक्ति महसूस हुई जो धीरे धीरे उसकी गर्दन को जकड़ रही थी, उसे ऊपर उठाते हुए अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। रियोस संघर्ष करना चाहता था और मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन चूंकि वह विशाल बांधने वाली शक्ति द्वारा जगह में जकड़ा हुआ था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सका। निराशा और भय ने रियोस के विचारों को भर दिया। वाइपर नेस्ट के महान तलवारबाज होने के बारे में क्या? इस समय बाकी सब कुछ उसके दिमाग के पीछे फेंक दिया गया था। अगर वह कर सकता तो रियोस इस रिसेप्शन रूम में कभी प्रवेश नहीं करता या अपनी महान तलवार नहीं उठाता। इस पल रियोस को आखिरकार एहसास हुआ कि लैरी की अभिव्यक्ति इतनी अजीब क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक महान जादूगर के सामने बैठे थे जो एक ही चाल से महान तलवारबाज को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। रियोस ने इस तरह के महान जादूगर के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी। रियोस माफी मांगना चाहता था, लेकिन वह अपना मुंह भी नहीं खोल सकता था और केवल उस अदृश्य हाथ के उसे ऊपर उठाने का इंतजार कर सकता था। रियोस को घुटन से चक्कर आने का हल्का सा एहसास हो रहा था। मौत और साए लगातार नजदीक आ रहे थे। वापस जाओ और सॉस से कहो कि 2 मिलियन सोना तैयार करे। जैसे ही रियोस को लगने लगा कि वह पहले ही मर चुका है, आरव मेहरा ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। एक झटके में रियोस को तोप के गोले की तरह उड़ा दिया गया। रिसेप्शन रूम की दीवारें उस तरह की शक्ति का सामना नहीं कर सकी और रियोस के शरीर में दर्द के कारण झटके महसूस हुए जैसे वह उनसे टकराया हो। अपनी बेहोशी से उबरने के बाद रियोस ने देखा कि उसके आसपास का माहौल बदल गया था और वह विशाल विजयी वापसी वाली गली बन गई थी। जैसे ही उसे होश आया, रियोस को पूरे शरीर में भयंकर दर्द महसूस हुआ, मानो हर हड्डी कुचल गई हो। उसे बस ऐसा कोई स्थान नहीं मिल रहा था जहां दर्द न हो। लेकिन रियोस को इस समय इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपना मुंह खोला और डर और निराशा से पीड़ित होने के कारण जोर से सांस लेने लगा। वह लैरी ग्रेट स्वॉर्ड्समैन को गिल्डेड रोज से बाहर फेंकने के बाद आरव मेहरा ने एक बार फिर पूरी तरह से भयभीत 9वीं रैंक के जादूगर की ओर देखा। उसकी निगाह से चौंककर लैरी अचानक जमीन से उछल पड़ा और जल्दी से जवाब देने के लिए दौड़ा, मैं समझ गया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा। अध्याय 62। थाउजेंड सल्फ सिटी के लिए उत्तरी पॉइजन फॉग कैन्यन एक वास्तविक रूप से घातक निषिद्ध क्षेत्र था। यह न केवल पूरे वर्ष घातक कोहरे से भरा रहता था, बल्कि इसमें थाउजेंड सल्फ सिटी की सबसे बड़ी भूमिगत सेना वाइपर नेस्ट भी रहती थी। यहाँ तक कि वाइपर नेस्ट का समर्थन करने वाले मोंची परिवार को भी समझ में नहीं आया कि एक बड़ी सेना इतनी बंजर भूमि पर क्यों कब्जा करेगी, जहाँ अयस्क की खराब नसें थीं और जहर लगातार चारों ओर फैल रहा था। इसके अलावा जहर के कोहरे के भीतर सभी प्रकार के खतरनाक जादुई जानवर छिपे हुए थे। ये पॉइजन फॉग कैन्यन की स्थिति थी। थाउजेंड सल्फ सिटी की सभी विभिन्न प्रमुख सेनाओं द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों में भले ही वाइपर नेस्ट का पॉइजन फॉग कैन्यन सबसे खराब न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे खराब में से एक था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ऐसी जगह बहुत अधिक लाभ कमा सके। इसके अलावा जादुई जानवरों के हमले का विरोध करने के लिए वाइपर नेस्ट को हर साल बहुत सारे जनशक्ति को बांध कर रखना पड़ता था। लेकिन इन सभी वर्षों के दौरान वाइपर नेस्ट ने उस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ा। इसके पीछे असली कारण के बारे में शायद केवल सॉस ही जानता था। 10 वर्षों तक वाइपर नेस्ट द्वारा कब्जा किए जाने के दौरान जहर कोहरा घाटी भी बदल गई थी। कई रक्षात्मक संरचनाएं बनाई गईं, एक के बाद एक संतरी चौकियां, जब तक कि जहर कोहरा घाटी काफी मजबूत नहीं हो गई। क्षेत्र से गुजरने के बाद सासू ने भी शाप दिया था, वह कमीना सॉस वास्तव में काया है। सासू किस तरह का व्यक्ति था?
वह सिल्वर मून मर्सिनरीज का नेता था और थाउजेंड सल सिटी का सबसे शक्तिशाली महान तलवारबाज था। उसने 3 साल पहले ही अपनी आभा को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। उसे एक और क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बस एक और कदम उठाना था, सबसे भयानक शक्तियों की श्रेणी में शामिल होना था। और यहाँ तक कि वह भी जहर कोहरे की घाटी को देखने के बाद कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। इससे ये स्पष्ट था कि वाइपर नेस्ट का जहर कोहरे की घाटी कितनी भयावह थी। ... जहर कोहरे की घाटी की गहराई में एक अस्थायी लकड़ी के घर में। तो तुम कहते हो कि यह राजीव मेहरा एक महान जादूगर है? सॉस ने पूछा। वह एक छोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका चेहरा पीला था। सॉस को पहली बार देखने पर किसी के लिए भी यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि ऐसा साधारण दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में थाउजेंड सल सिटी की सबसे बड़ी भूमिगत सेना का प्रभारी था। हाँ, सॉस एक बीमार बिस्तर के बगल में था। बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसे गिल्डेड रोज रियोस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस महान तलवारबाज में अब वह दबंग रवैया नहीं था जो गिल्डेड रोज में था। वह स्थिर, शक्तिहीन और मम्मी की तरह मोटी पट्टियों में ढका हुआ पड़ा था। वह वास्तव में एक महान जादूगर है। एक योग्य अधीनस्थ को इस तरह पट्टियों में लिपटा हुआ देखकर सॉस को थोड़ा सिर दर्द होने लगा। उस राजीव ने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था। वह मुश्किल से 20 साल का था, तो वह इतने समय तक इतना सतर्क और धैर्यवान कैसे हो सकता था? अगर सॉस 20 की उम्र में एक महान जादूगर बनने में कामयाब हो जाता तो कोई रास्ता नहीं था कि वह खुद को दिखावा करने से रोक पाता। वह निश्चित रूप से पूरे थाउजेंड सल सिटी को अपनी महान उपलब्धि के बारे में बताता। लेकिन ये राजीव साथी अलग था। वह चुपके से आगे बढ़ा और किसी को बताए बिना एक महान जादूगर बन गया। अगर रियोस को गिल्डेड रोज में भयानक हार का सामना नहीं करना पड़ा होता तो सॉस अभी भी इस बारे में अंधेरे में रहता और वह अभी भी सोचता कि गिल्डेड रोज एक सोने की खान है जिसे आसानी से लिया जा सकता है। 20 साल से कम उम्र का एक महान जादूगर, ये बहुत अविश्वसनीय था। अगर मुझे पहले पता होता कि गिल्डेड रोज की देखरेख इतनी शक्तिशाली सेना कर रही है तो मैं इतना मूर्ख नहीं होता कि उनके सामान को रोक लेता और यहाँ तक कि रियोस और लैरी को बातचीत के लिए भेज देता। ये बस उन्हें तकलीफ में भेजना था और मैंने दोनों को भेज दिया। धिक्कार है, यह इस तरह कैसे समाप्त हुआ? जब वह स्थिति पर विचार कर रहा था तो सॉस को सचमुच अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं होप पोशन फॉर्मूले की लालसा नहीं करता। अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने पहले ही एक युवा महान जादूगर को नाराज कर दिया है। वास्तव में ये बुरा नहीं होता अगर यह एक साधारण महान जादूगर होता। हालांकि वाइपर नेस्ट हजारों सल सिटी में सबसे बेहतरीन ताकतों में से एक नहीं था और उसके पास सोलोमन के स्तर का कोई शक्तिशाली हथियार नहीं था, लेकिन सॉस ने इसे बनाने के लिए जो 20 साल कड़ी मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। वह 4 या 5 महान जादूगर और महान तलवारबाज बना सकता था। अस्तित्व की परवाह किए बिना पूरी ताकत से लड़ी गई इस लड़ाई में यह निश्चित नहीं था कि वाइपर नेस्ट को नुकसान होगा। लेकिन 20 साल से कम उम्र के एक महान जादूगर की कहानी बिल्कुल अलग थी। आखिर राजीव मेहरा से पहले थाउजेंड सल सिटी का सबसे कम उम्र का महान जादूगर कौन था? मोंची परिवार का सबसे बड़ा बेटा रयान। वह अभी 30 साल का नहीं हुआ था, लेकिन सोलोमन के लिए उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करने के लिए इतना ही काफी था। जब रयान वापस लौटा तो थाउजेंड सल सिटी में चहल पहल बढ़ गई। कौन जानता था कि कितनी ताकतों ने मोंची परिवार के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी? क्या ये रयान की मौजूदा ताकत की वजह से था? जाहिर है नहीं। कोई भी समूह जो थाउजेंड सल सिटी की प्रमुख ताकतों में से एक बनने में सक्षम था, उसके पास कम से कम कई महान जादूगर और महान तलवारबाज होने चाहिए थे। उन सभी की नज़र रयान की क्षमता पर थी। कोई भी व्यक्ति जो 30 साल की उम्र से पहले महान जादूगर बन सकता था, उसका उच्च जादूगर बनना तय था। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी अब मोंची परिवार के साथ गठबंधन करेगा वह भविष्य में उच्च जादूगर का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम होगा। अगर रयान के लिए ऐसा था तो राजीव के बारे में क्या? यह एक महान जादूगर था जो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था। थाउजेंड सल सिटी ने कभी ऐसा जादूगर नहीं बनाया था और पूरे राज्य के पूर्वी हिस्से में भी ऐसे जादूगर बहुत कम थे। सॉस ने ये सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि भविष्य में ऐसी प्रतिभा की क्या उपलब्धियां होंगी। वह वास्तव में उसे नाराज नहीं कर सकता था। इसके अलावा सॉस के पास अभी ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। पिछले 10 सालों में वाइपर नेस्ट पॉइजन फॉग कैन्यन की गहराई में फैल रहा था। सॉस ही एकमात्र व्यक्ति था जो इसका पूरा कारण जानता था और यह एक ऐसा रहस्य था जो पूरे राज्य को चौंका सकता था। लेकिन उस विस्तार के लिए वाइपर नेस्ट की आधी जनशक्ति की आवश्यकता थी। उस मंदिर को खोजने से पहले सॉस अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका। यही कारण था कि पिछले 10 सालों से वाइपर नेस्ट थाउजेंड सल सिटी में कम महत्वपूर्ण बना हुआ था। अगर राजीव मेहरा एक साधारण जादूगर होता तो सॉस स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं करता। वह सीधे ही उसे होप पोशन के फॉर्मूले से ठगने का बहाना ढूंढ लेता। लेकिन सॉस अब जानता था कि राजीव कोई साधारण जादूगर नहीं था और वह कोई साधारण महान जादूगर भी नहीं था। जो व्यक्ति इतनी आसानी से एक महान तलवारबाज को घायल कर सकता है, वह एक साधारण महान जादूगर कैसे हो सकता है? इस बार सॉस को परिणामों के बारे में सोचना होगा। बेल, तुम क्या सोचते हो? 5वीं रैंक का महान जादूगर या उससे ऊपर? जिसने उत्तर दिया वह एक बूढ़ा आदमी था जो सॉस के पीछे बैठा था और बिना कुछ बोले बैठा था।
बूढ़े आदमी ने एक काले रंग का लबादा पहना हुआ था जिसके कफ पर एक पतली चांदी की रेखा से कढ़ाई की गई थी। बिना किसी संदेह के यह एक सच्चा महान जादूगर था, लेकिन बिस्तर पर लेटे महान तलवारबाज की तुलना में बूढ़े आदमी के शरीर में स्पष्ट जादुई उतार चढ़ाव नहीं थे। वह रियोस की तरह नहीं था जिसकी हर हरकत से आभा में उछाल आता था। अगर आरव वहां होता तो वह एक नज़र में उस बूढ़े आदमी की ताकत के स्तर को देख पाता। वह घायल रियोस से कहीं ज्यादा ताकतवर था। रियोस हाल ही में आगे बढ़ा था और वह अभी भी अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था। एक सच्चे पावरहाउस की नज़र में यह एक नौसिखिए की निशानी थी। सॉस के पीछे बूढ़े आदमी के लिए उसने अपने जादू के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से मिटा दिया था। केवल अनुभवी महान जादूगर ही ऐसा कर सकते थे। बहुत से लोग जानते थे कि वाइपर नेस्ट में एक बहुत ही रहस्यमयी महान जादूगर था। वह पहले से ही सॉस के उत्थान के दौरान उसके पीछे खड़ा था। वह शायद ही कभी बात करता था और शायद ही कभी कोई हरकत करता था, लेकिन सॉस के पास भी उसके हर शब्द को सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर बार जब वह काम करता तो वह वाइपर नेस्ट के लिए एक परेशान करने वाले दुश्मन का पूरी तरह से ख्याल रखता। उस महान जादूगर की असली ताकत अज्ञात थी, लेकिन लोगों को यकीन था कि वह बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि सेज टॉवर के मालिक सोलोमन ने भी एक बार मजाक में सॉस से पूछा कि क्या वह ग्रेट मैच बेल को सेज टॉवर में शामिल होने देना चाहता है। सेज टॉवर इसके बदले में 3 ग्रेट मैच देने को भी तैयार था। स्वाभाविक रूप से यह एक मजाक था। सॉस बेल को सेज टॉवर में शामिल नहीं होने दे सकता था और सेज टॉवर भी उसके लिए 3 ग्रेट मैच का व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ ही समय बाद सोलोमन का मजाक थाउजेंड साल सिटी में फैल गया, जिससे पता चला कि ग्रेट मैच बेल शक्तिशाली था। वाइपर नेस्ट में बेल की स्थिति बहुत अजीब थी। वह अधीनस्थ की तरह नहीं था, बल्कि एक सलाहकार की तरह था। ज्यादातर समय कोई कदम उठाने से पहले सॉस पहले बेल से मामलों पर उसकी राय पूछता था, बिल्कुल अभी की तरह। जब बेल ने 5वीं रैंक का महान जादूगर कहा तो सॉस ने केवल एक गहरी सांस ली। सॉस ने उस पर संदेह नहीं किया, भले ही उसने दावा किया हो कि एक युवा जो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था कम से कम 5वीं रैंक का महान जादूगर बन चुका है। अगर बेल ने 5वीं रैंक का महान जादूगर कहा तो यह निश्चित रूप से 5वीं रैंक का महान जादूगर था। ठीक है, उन 5 प्रशिक्षु कीमियागरों को छोड़कर हमें अभी भी सामान से निपटना है। किसी को बुलाओ जो उन्हें अंधेरा होने से पहले एज रिफ्ट के बाहरी इलाके में भेज दे। इस स्थिति में बैठने में सक्षम होने के कारण सॉस निश्चित रूप से एक निर्णायक व्यक्ति नहीं था। चूंकि उसे पता चला कि गिल्डेड रोज उतना आसान लक्ष्य नहीं था जितना उसने सोचा था, सॉस ने तुरंत अपने नुकसान को कम कर दिया। भले ही इसका मतलब कुछ प्रतिष्ठा खोना हो, लेकिन सॉस के लिए प्रतिष्ठा का नुकसान सबसे बुरा परिणाम नहीं था। एक शक्तिशाली दुश्मन से बचना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इस समय पीछे हटने से वह कुछ समय के लिए हंसी का पात्र बन सकता था, लेकिन इतने कम उम्र के महान जादूगर को अपमानित करना निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। अगले 10 या 20 सालों में ये युवा कितना बड़ा हो सकता है। वह एक महापुरुष भी बन सकता है। उस समय वह अपने पुराने दुश्मनों को सिर्फ एक उंगली से कुचलकर मार सकता था। जल्दी करो, किसी को तुरंत भेजो जो इससे निपटे। राजीव मेहरा ने भी कहा। रियोस ने बिस्तर पर आराम करते हुए जबरन कहा। हाँ, उसने ये भी कहा कि प्रत्येक कीमिया प्रशिक्षु को हुई परेशानी 200,000 सोने के बराबर है, और इसके अलावा मैंने गिल्डेड रोज को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई 1 मिलियन सोने से करनी होगी। 2 मिलियन सोना। सॉस लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा, लेकिन एक मेज पर जोरदार तमाचा मारकर संतुष्ट हो गया। वह वाइपर नेस्ट को किस लिए ले जा रहा है? मदद करो, ये भयानक है। एक जादूगर अंदर आया, उसका काला लबादा पूरी तरह से फटा हुआ था। उसके कंधे पर एक बड़ा काला जला हुआ निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस पर अग्नि मंत्र का हमला हुआ था। मुद्दे पर आओ, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? सॉस, जो 2 मिलियन सोने के मुआवजे की मांग से हैरान था, चिड़चिड़ा मूड में था। वह तुरंत गुस्से से भड़क उठा जब उसने देखा कि यह जादूगर इतना घटिया दिखने के बावजूद अंदर घुस आया है। नहीं बॉस, मामा। राजीव मेहरा जबरदस्ती अंदर घुस रहा है। अध्याय 63। ये बहुत अपमानजनक था। सॉस को अपने माथे की नसों में धड़कन महसूस हो रही थी, क्योंकि स्थिति वास्तव में असहनीय थी। वाइपर नेस्ट ने पूरे 1 दशक तक पॉइजन फॉग कैनियन पर कब्जा कर रखा था, और किसी भी बल ने कभी भी जबरदस्ती अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन राजीव मेहरा ने पॉइजन फॉग कैनियन पर आक्रमण करने का फैसला 5 प्रशिक्षु कीमियागरों और कीमिया वस्तुओं की कुछ गाड़ियों की वजह से किया। ये बहुत क्रूर था। वह वाइपर नेस्ट को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाल रहा था। राजीव मेहरा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सॉस पहले से ही पूरी तरह से क्रोधित था। उसका सामान्य रूप से पीला चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसके हाथों के नीचे टेबल हिल रही थी। उद्धरण चिन्ह। बीमार बिस्तर पर महान तलवारबाज कांपने लगा। रियोस सॉस को चेतावनी देना चाहता था कि उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन सॉस के लाल चेहरे को देखकर महान तलवारबाज ने चतुराई से चुप रहने और चीजों को अपने आप चलने देने का फैसला किया। चलो चलते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि यह राजीव कितना साहसी है। सॉस लकड़ी के घर से बाहर निकल गया और बेल उसके पीछे पीछे चल रहा था।
उसने अपना सिर उठाया और देखा कि जहर कोहरे की घाटी के दोनों ओर संतरी टावरों से कई तीर निकल रहे थे, जैसे टिड्डियों का झुंड। 20 जादूगरों का एक दल पहले से ही मंत्रों से प्रवेश द्वार को ढंक रहा था। 100 से ज्यादा कुलीन लड़ाके हथियार थामे उनके पीछे खड़े थे, जो किसी भी समय दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार थे। बेवकूफ मूर्ख, सॉस ने लकड़ी के घर से बाहर निकलने के बाद कहा। उसका चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ रहा था। इतने सालों से वह जिस वाइपर नेस्ट का निर्माण कर रहा था, आखिरकार उसका नतीजा सामने आ गया। ये कुलीन लोग एक महान जादूगर के अचानक हमले का सामना करते हुए बिना किसी के घबराए खुद को संगठित करने में सक्षम थे। दरअसल पिछले कुछ दशकों से वाइपर नेस्ट कम ही दिखाई दे रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे अपेक्षाकृत कम दिखाई देते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें आसानी से धमकाया जा सकता था। राजीव मेहरा एक महान जादूगर के रूप में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से बहुत उत्साहित था और मूर्खता के एक पल में उसने फैसला किया कि मेरा वाइपर नेस्ट एक आसान लक्ष्य था। अब उसे मुझे कम आंकने की कीमत चुकाने का समय आ गया है। अपने अधीनस्थों द्वारा की गई बहादुरी भरी लड़ाई को देखकर सॉस का लाल चेहरा आखिरकार ठंडा हो गया। उसने युद्ध के मैदान को देखा और प्रवेश द्वार पर ध्यान केंद्रित किया। प्रवेश द्वार पर तीरों और मंत्रों की बारिश हुई। प्रवेश द्वार का हर कोना उस भयावह गोलाबारी से प्रभावित था। वहां दर्जनों लाशें पड़ी थीं, जमीन के हर छेद में खून भरा हुआ था और ज्यादातर मिट्टी अब गहरे लाल रंग की हो गई थी। वे इस दुश्मन के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। मैं देखना चाहता हूं कि यह राजीव मेहरा कितने लोगों को मरने के लिए यहां लाया है। बॉस, जादूगर जो पहले ही अंदर घुस आया था और भयानक समाचार लाया था, उसने फिर से कुछ भयानक कहा। वह व्यक्ति अकेला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सॉस का चेहरा तुरंत जम गया। राजीव अकेला है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जमीन पर पड़ी सारी लाशें मेरे मातहत हैं? भाड़ में जाओ, सॉस ने अचानक गाली दी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके बगल में बैठा जादूगर हकलाते हुए बोला, बॉस बॉस देखो। क्या? सॉस ने उसे एक भयंकर नजर से देखा और फिर उसकी उंगली का पीछा करते हुए जहर कोहरे की घाटी के प्रवेश द्वार से एक छायाचित्र को आते हुए देखा। उनकी स्थिति से वह छायाचित्र बहुत लंबा नहीं लग रहा था। इसे पतला और कमजोर भी कहा जा सकता था। यह आकाश को ढंक रहे तीरों और मंत्रों की बारिश के बीच खड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे इसे एक पल में कुचल दिया जाएगा। लेकिन वह नाजुक सिलहूट धीरे धीरे जहर कोहरे घाटी के प्रवेश द्वार से अंदर आ रहा था। चाहे वह तीर हो या मंत्र, वे उसकी आंखों में मौजूद नहीं लग रहे थे। वह बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ रहा था, जैसे कि वह घातक जहर कोहरे घाटी में प्रवेश नहीं कर रहा था, बल्कि बस दोपहर की सैर पर जा रहा था। बस इतना फर्क था कि यह सिलहूट नीली और लाल रोशनी से घिरा हुआ था। मंत्रों की बमबारी के तहत भी वे दो रोशनी असाधारण रूप से चमकदार थीं। सॉस स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दो रोशनी आश्चर्यजनक गति से फड़फड़ा रही थी और हर झिलमिलाहट एक तीर या एक मंत्र को रोक देगी। वह सिलहूट जहर कोहरे घाटी में बिना किसी नुकसान के प्रवेश करने के लिए इन दो रोशनी की सुरक्षा पर निर्भर था। यह आइस फायर शील्ड है। सॉस ने दो रोशनी को देखा जैसे कि उसने कुछ अथाह देखा हो। आइस फायर शील्ड कोई धरती को हिला देने वाला, स्वर्ग को चुनौती देने वाला मंत्र नहीं था। ये जादू की किसी उपेक्षित शाखा का मंत्र भी नहीं था। ये लगभग हर महान जादूगर की मंत्र पुस्तिका में मौजूद था। आइस शील्ड ने सभी शारीरिक क्षति को रोक दिया, जबकि फायर शील्ड ने सभी जादुई हमलों को मिटा दिया। इसकी दक्षता के कारण ये कहा जा सकता है कि जब तक शक्ति में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, तब तक कुछ भी सीधे आइस फायर शील्ड से होकर नहीं गुजर सकता, चाहे वह शारीरिक या जादुई हमला हो। इसके अलावा आइस फायर शील्ड को शुरू में डालने के बाद मैना आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक पर्याप्त मैना बचा रहता, आइस फायर शील्ड चैनल में बनी रहती। अधिकांश महान जादूगरों के लिए आइस फायर शील्ड एक जरूरी सुरक्षात्मक मंत्र था, लेकिन बहुत कम महान जादूगर आइस फायर शील्ड की सुरक्षा में बहुत अधिक समय बिताते थे। आइस फायर शील्ड की कमजोरी बहुत स्पष्ट थी। यह एक चैनल वाला मंत्र था, इसलिए चाहे वह आइस शील्ड हो या फायर शील्ड, उन दोनों को सभी हमलों को रोकने में सक्षम होने के लिए ग्रेट मैच द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। पर्याप्त प्रतिक्रिया गति और नियंत्रण के बिना वे दो रोशनी केवल सजावट मात्र होंगी। महान जादूगरों जैसे शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई के दौरान अक्सर बदलाव होते रहते थे, और कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वे विचलित होने पर आवश्यक सटीकता के साथ आइस फायर शील्ड को नियंत्रित कर सकते हैं। आखिरकार महान जादूगर लोग थे, मशीन नहीं। लेकिन अब सॉस को वास्तव में लगा कि वह एक मशीन का सामना कर रहा है। बेल, क्या ये वास्तव में 5वीं रैंक का महान जादूगर है? मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सॉस ने घबराहट में सांस ली। थाउजेंड साल सिटी में नंबर 1 भूमिगत बल के नेता के रूप में सॉस ने सेज टॉवर के 3 बड़े शॉट, सिल्वर मून मर्सिनरीज के सासू, ब्लैक हॉर्न ऑक्शन के कैडिगर और उसके पीछे खड़े बेल जैसे सच्चे पावरहाउस देखे थे। उनमें से कौन ऐसा पावरहाउस नहीं था जिसका नाम थाउजेंड साल सिटी में नहीं था? लेकिन सॉस ने कभी ऐसा महान जादूगर नहीं देखा था जो इस हद तक बर्फ की आग की ढाल को नियंत्रित करने में सक्षम हो। वह 10 संतरी टावरों से छोड़े गए तीरों और 2 दर्जन जादूगरों से बरसते मंत्रों को देख सकता था, फिर भी यह युवा महान जादूगर जहर कोहरे की घाटी में बिना घायल हुए प्रवेश करने में सक्षम था। क्या वह वास्तव में 5वीं रैंक का महान जादूगर है? ये पहली बार था जब सॉस ने बेल के निर्णय पर संदेह किया था।
मैं क्या कर सकता हूँ? सॉस की सांसें धीरे धीरे कठोर हो गईं, उसका चेहरा पीला और पीला होता जा रहा था क्योंकि आरव मेहरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। सॉस को स्पष्ट रूप से पता था कि उसके कुलीन अधीनस्थ इस युवा महान जादूगर को रोक नहीं सकते थे। अगर लड़ाई जारी रही तो यह अनिवार्य रूप से एक तरफा नरसंहार में समाप्त हो जाएगी। इस युवा महान जादूगर द्वारा दिखाई गई शक्ति पहले से ही उसके अनुमान से कहीं अधिक थी। इस तरह के शक्तिशाली के खिलाफ उसके कुलीन अधीनस्थ तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं थे। पूरे वाइपर नेस्ट में शायद केवल बेल ही इस घुसपैठिए से लड़ सकता था, लेकिन अगर बेल ने कोई चाल चली भी तो भी वह अपने प्रतिपक्षी को नहीं मार सकता था, और अगर वे केवल प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर पाते तो भी उसे वाइपर नेस्ट के साथ खिलवाड़ करने से कोई नहीं रोक सकता था। या मैं इसे स्वीकार कर सकता था, 2 मिलियन सोना आखिरकार बहुत ज्यादा नहीं लगता। जब सॉस हिचकिचा रहा था तो दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। सॉस की पलकें फड़क उठीं। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि युवा महान जादूगर ने एक फ्लेम बर्स्ट फेंका जिससे एक संतरी टॉवर फट गया। अरे जल्दी करो, सभी रुक जाओ अभी। सॉस ने अब और संकोच नहीं किया। उसने तुरंत जादूगरों से कहा कि वे उसका आदेश प्रसारित करें और वह घाटी के केंद्र की ओर कुछ कदम तेजी से बढ़ा, अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से चिल्लाया, महान जादूगर मेहरा, कृपया रुकें, यह एक गलतफहमी है। हाई लीडर सॉस टिल्डर। आरव मेहरा ने सॉस को सौहार्दपूर्वक उत्तर दिया और उसी समय एक और फ्लेम बर्स्ट फायर किया। कुछ ही क्षणों बाद एक और संतरी टॉवर के फटने पर एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह, मुझे खेद है, ये फिसल गया। ये ठीक है। सॉस ने आरव मेहरा को सम्मान देते हुए खुद को नीचे किया और उसके चेहरे पर एक बदसूरत मुस्कान दिखाई दी। महान जादूगर मेहरा, क्या हम चर्चा कर सकते हैं? बेशक, मैं लीडर सॉस को नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आरव मेहरा भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में एक और फ्लेम बर्स्ट पहले से ही तैयार था। जैसे ही वह फिर से फिसलने वाला था, उसने जहर कोहरे की घाटी की गहराई से एक परिचित मान उतार चढ़ाव महसूस किया। इस पल आरव मेहरा के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। साथ ही उसने इस बार आखिरी फ्लेम बर्स्ट को फिसलने नहीं देने का फैसला किया। वह चुपके से उस परिचित मान उतार चढ़ाव पर ध्यान दे रहा था। ये बहुत बढ़िया है। सॉस ने आरव मेहरा के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। ये देखने के बाद कि आरव मेहरा ने अपना हाथ रोक लिया है, सॉस ने चुपचाप एक गहरी सांस ली। उसने आरव मेहरा का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया और उन लड़ाकों को डांटा जो हमला करने के लिए तैयार थे। तुम बदमाशों, जल्दी करो और अपने हथियार नीचे रखो। महान जादूगर मेहरा हमारे वाइपर नेस्ट के अनमोल मेहमान हैं। अगर उनके सिर का एक भी बाल खराब हुआ तो मैं तुम्हें जहर कोहरे की घाटी में जादुई जानवरों को खिला दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक लड़ाकों ने अपने हथियार छोड़ दिए, लेकिन वे मन ही मन कोसना बंद नहीं कर पाए। हम उसके चारों ओर चक्कर लगा रही लाइटों के बीच उसका एक बाल भी कैसे छू सकते हैं? वह निश्चित रूप से हम सभी को बिना एक भी बाल खोए मार सकता है। अध्याय 64। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, क्या ये स्पष्ट नहीं है? 2 संतरी टावरों को स्वर्ग में भेजे जाने के बाद सॉस ने आरव मेहरा को बहाने बनाने की हिम्मत कैसे की? ये लड़ाके वाइपर नेस्ट के कुलीन थे। अगर राजीव ने उनके खिलाफ एक और चाल चली होती तो सॉस उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। महान जादूगर मेहरा, क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? जैसे ही उसने सोचा कि आरव मेहरा उसकी सेना को और नुकसान पहुंचा सकता है, सॉस ने उसे बाहर इंतजार करवाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने आरव मेहरा को लकड़ी के घर में आमंत्रित किया। 3 लोग एक साथ लकड़ी के घर में दाखिल हुए, आरव मेहरा, सॉस और बेल। अंदर बैठने के बाद आरव मेहरा ने बेल की तरफ देखा। उसने लोगों को ये कहते हुए सुना था कि वाइपर नेस्ट में एक बहुत शक्तिशाली महान जादूगर है, और यहाँ तक कि सोलोमन ने भी एक बार उसकी प्रशंसा की थी। बेल को देखने के बाद आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि यह वही व्यक्ति होना चाहिए। वह एक असाधारण महान जादूगर लग रहा था, लगभग 6ठी या 7वीं रैंक का, और एक बहुत शक्तिशाली जादू चालन रून के साथ। महान जादूगर बेल की असली लड़ाई की ताकत उसके रैंक से ज्यादा होनी चाहिए। आरव मेहरा वाइपर नेस्ट के इस सबसे शक्तिशाली जादूगर से वाकई थोड़ा डर गया था। अगर वाइपर नेस्ट ने अपना बेस किसी दूसरी जगह बनाया होता तो आरव मेहरा शायद वहां जाने की हिम्मत न कर पाता, लेकिन चूंकि यह पॉइजन फॉग कैन्यन था, इसलिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता। महान जादूगर मेहरा, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। सॉस ने आरव मेहरा की कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से अपना सिर झुकाया। इस बार सॉस सिर्फ यही सोच पा रहा था कि इस राक्षस को कैसे भगाया जाए। इस राक्षस की विनाशकारी शक्ति बहुत भयावह थी। वह अंदर चला गया और वाइपर नेस्ट के 20 या उससे ज्यादा कुलीनों को मार डाला। इस दौरान वह अपनी सेना के साथ खेलता रहा। अगर वह आगे बढ़ता रहता तो वाइपर नेस्ट नष्ट हो जाता। वह एक जीवित अभिशाप था। मैंने कभी नहीं सुना कि लॉक मेहरा का बेटा इतना शैतान था। क्या यह नहीं कहा गया था कि लॉक मेहरा के बेटे के पास कोई संभावना नहीं थी और वह अभी भी एक युवा जादू प्रशिक्षु था? शापित जादू प्रशिक्षु। सॉस ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन शाप दिया। अगर कोई इसका जिक्र करता है तो मैं उन्हें उन 2 ध्वस्त संतरी टावरों को दिखाऊंगा। नेता सॉस, कोई समस्या नहीं है। महान जादूगर मेहरा, मैं समझता हूँ।
सॉस बस इस आदमी से जल्द छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से उन शर्तों पर सहमति जताई जो आरव मेहरा ने अभी तक नहीं बताई थी। 5 प्रशिक्षु की म्यागट, प्रत्येक को 200,000 सोना। रियोस ने जो तोड़ा उसके साथ कुल 2 मिलियन सोना। निश्चिंत रहें, मैं कल किसी को गिल्डेड रोज के पास क्रिस्टल कार्ड पहुंचाने के लिए भेजूंगा। क्या ग्रेट मैज मेहरा को अभी भी किसी और चीज की जरूरत है? सॉस का आखिरी वाक्य पूरी तरह से विनम्रता से था, लेकिन विनम्र होना मायने नहीं रखता था, क्योंकि आरव मेहरा उसके साथ विनम्र नहीं होगा। हाँ, अभी भी कुछ है। आरव मेहरा को अचानक उस परिचित जादुई उतार चढ़ाव की याद आ गई जिसे उसने जहर कोहरे की घाटी में प्रवेश करते समय महसूस किया था। अगर वह गलत नहीं था तो यह संभवतः उस जगह से आया था जिसका उल्लेख जादू के युग के शिखर के दौरान अनगिनत जादूगरों ने किया था। जब उस जगह से संबंधित मामलों की बात आती थी तो वह निश्चित रूप से पीछे नहीं हटता था। हो सकता है कि वह क्षेत्र दूसरों के लिए कुछ भी मायने न रखता हो, लेकिन उसके लिए ये 5 जादुई सरणी प्राप्त करने का अवसर था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा के शब्दों को सुनकर सॉस को खुद को 2 बार थप्पड़ मारने का मन हुआ। ये बस छोटी सी बात थी, छोटी सी बात। अरे, ये प्रस्ताव तो तुम ही ने रखा था, क्या तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो? लेकिन शब्द पहले ही बोले जा चुके थे, इसलिए सॉस पीछे नहीं हट सकता था। इस प्रकार सॉस के पास खुद को संभालने और एक मुस्कुराहट निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महान जादूगर मेहरा, तुम्हें क्या चाहिए? कृपया संकोच न करें। चूंकि नेता सॉस ने ऐसा कहा है, इसलिए मुझे इसके बारे में विनम्र होने की आवश्यकता नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सॉस ने अपने माथे की नस को हिलते हुए महसूस किया, क्योंकि उसने मन ही मन शिकायत की, तुम कब से विनम्र हो गए? मुझे लगता है कि नेता सॉस भी जानते हैं कि मेरे गिल्डेड रोज का सिल्वर मून मर्सिनरीज के साथ कुछ हद तक सहयोग है। मैं एज रिफ्ट में लड़ रहे सिल्वर मून मर्सिनरीज को बड़ी मात्रा में कीमिया उत्पाद प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। जहर कोहरा घाटी मूल रूप से वहां पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, और इसलिए मैं लीडर सॉस के साथ चर्चा करना चाहूंगा कि क्या इस बीच मेरे गिल्डेड रोज के कारवां को जहर कोहरा घाटी से स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति दी जा सकती है। यह सॉस ने थोड़ा संकोच किया और भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा नहीं था कि आरव मेहरा की शर्तें कठोर और अनुचित थीं। इस बार समस्या गिल्डेड रोज के कारवां के जहर कोहरे घाटी में प्रवेश करने के कारण हुई थी। आरव मेहरा के अनुरोध को सद्भावनापूर्वक समस्या को सुलझाने का प्रयास माना जा सकता है, लेकिन सॉस कुछ हद तक चिंतित था। कई लोग जानते थे कि पिछले दशक में सॉस जहर कोहरे घाटी की गहराई में विस्तार करने के हर संभव तरीके के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने कभी किसी को असली कारण नहीं बताया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सॉस जानता था कि जहर कोहरे घाटी की गहराई में एक मंदिर है। उन वर्षों में जब सॉस अभी भी बेकार था, वह एक बार जहर कोहरे घाटी में गया और एक शक्तिशाली तलवारबाज की लाश मिली। सॉस को अपनी तलवारबाजी की कला उस शक्तिशाली तलवारबाज से विरासत में मिली थी, लेकिन सॉस की प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वह केवल 4वीं रैंक का महान तलवारबाज था। हालांकि तलवारबाज के कौशल की विरासत ही वह सब नहीं थी जो उसे मिली। एक डायरी भी थी। इस डायरी में लिखा था कि महान तलवारबाज ने समुद्र पार करके थाउजेंड सल सिटी तक पहुंचने का कारण क्या था। वह जहर कोहरे की घाटी में छिपे मंदिर की ओर जा रहा था। जब सॉस ने पहली बार डायरी पढ़ी तो वह वास्तव में भयभीत हो गया। तलवारबाज की विरासत से कुछ परिणाम प्राप्त करने के बाद सॉस ने वाइपर नेस्ट की स्थापना की और थाउजेंड सल सिटी के भीतर सत्ता संघर्ष में शामिल हो गया। अगले 20 वर्षों के दौरान सॉस ने वाइपर नेस्ट को सबसे बड़ी भूमिगत शक्ति बनाने में कामयाबी हासिल की, और सभी को चौंकाते हुए उन्होंने जाकर जहर कोहरे की घाटी पर कब्जा कर लिया। जहर कोहरे की घाटी सॉस के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी। इस हद तक महत्वपूर्ण कि सॉस किसी भी अप्रत्याशित चीज को बर्दाश्त नहीं करता था। आरव मेहरा की शर्त उचित लग रही थी, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो इसका मतलब सॉस के 20 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस प्रकार सॉस ने मना करने का फैसला करने से पहले थोड़ा सोचा। जैसे ही उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, आरव मेहरा ने बीच में ही बात काट दी। ओह ठीक है, लीडर सॉस। जब उसने सॉस को भौहें सिकोड़ते देखा तो आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि वह मना कर देगा, लेकिन ये 5 मैजिक एरे को जल्दी से प्राप्त करने के अवसर से संबंधित था। आरव मेहरा उसे कैसे मना करने दे सकता था? सॉस के कुछ कहने से पहले आरव मेहरा ने एक कांच की बोतल निकाली। मैंने सुना है कि पॉइजन फॉग कैन्यन से निकलने वाले जहरीले कोहरे ने पिछले कुछ सालों में वाइपर नेस्ट को बहुत परेशान किया है, इसलिए मैंने आपसे मिलने से पहले यह औषधि विशेष रूप से तैयार की है। एक औषधि? हाँ, एक ऐसी औषधि जो लोगों को जहरीले कोहरे के प्रभाव से बचा सकती है। आरव मेहरा ने बोतल खोली और लकड़ी के घर में एक हल्की मीठी खुशबू फैल गई। मैं इसे मैजिक स्प्रिंग कहता हूँ। ये काफी शक्तिशाली है, इसलिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक बोतल ही काफी है। इसे हवादार जगह पर रखें और 3 दिनों के भीतर जहरीला कोहरा आपके अधीनस्थों के लिए हानिरहित हो जाएगा। इस तरह की औषधि मौजूद है। सॉस को अचानक खुशी महसूस हुई। अगर यह मैजिक स्प्रिंग वाकई उतना ही रहस्यमय था जितना कि युवा महान जादूगर ने दावा किया था, तो जहरीले कोहरे की घाटी की गहराई तक विस्तार करने की उसकी योजना शायद 3 साल पहले ही पूरी हो सकती थी। पिछले 10 सालों में जहरीले कोहरे ने वाकई वाइपर नेस्ट को बहुत परेशानी में डाला था।
वे इसके कारण हर महीने लगभग 10 कुलीनों को खो देते थे। सॉस ने वाकई उम्मीद नहीं की होगी कि ये बातचीत उसे इतनी अच्छी खबर लाएगी। एक पल रुको, ये सही नहीं है। जैसे ही सॉस आरव मेहरा को धन्यवाद देने और स्वीकार करने वाला था, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई और उसका चेहरा मौत की तरह सफ़ेद हो गया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी आरव मेहरा को देख रही थीं, लेकिन अब उसकी नज़र गुस्से और डर से भर गई थी। अच्छा नहीं, ये वाइपर नेस्ट की मदद करने का प्रस्ताव नहीं है। यह एक खुली धमकी है। ये युवा जादूगर मुझे मैजिक स्प्रिंग पोशन दिखा रहा है। ये बताने का एक तरीका है कि गिल्डेड रोज ने पहले से ही इस घाटी में जहर के कोहरे पर गहन शोध किया है। अगर वह जहर के कोहरे को रोकने वाली औषधि बना सकता है, तो वह शायद जहर को मजबूत करने वाली औषधि भी बना सकता है। हो सकता है कि वह इस समय ऐसी औषधि ले जा रहा हो। अन्यथा वह अकेले जहर कोहरे की घाटी में आने की हिम्मत नहीं करता, भले ही वह 5वीं रैंक का महान जादूगर हो। जैसे ही उसके विचार इस बिंदु पर पहुंचे, सॉस को लगा कि उसके शरीर में ठंडक फैल गई है। अगर जहर कोहरे की घाटी में ऐसी औषधि दिखाई देती है, तो वाइपर नेस्ट पर विपत्ति आ जाएगी। खतरनाक जहरीला कोहरा एक राक्षस में बदल जाएगा जो बेतहाशा जिंदगियों को निगल जाएगा, और वाइपर नेस्ट के सैकड़ों कुलीन लोग जो सालों से बड़े हुए हैं, एक पल में गायब हो जाएंगे। सॉस को लगा कि उसके शरीर से ताकत खत्म हो रही है। वह वहां एक अचंभे में बैठा हुआ था, जटिल भावनाओं के साथ आरव मेहरा को घूर रहा था। लॉक मेहरा का बेटा बहुत डरावना है। महान जादूगर मेहरा के पास निश्चित रूप से एक से ज्यादा औषधियां होंगी। सॉस को पता था कि उसे अपने सामने युवा जादूगर को भड़काना नहीं चाहिए, लेकिन जब उसने वाइपर नेस्ट के नरक में कदम रखने के बारे में सोचा, तो वह थोड़ा व्यंग्यात्मक होने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, जाहिर है, अगर लीडर सॉस को लगता है कि एक बोतल पर्याप्त नहीं है, तो मैं कुछ बोतलें दे सकता हूँ, आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अध्याय 65। सॉस का अनुमान गलत नहीं था। मैजिक स्प्रिंग पोशन के अलावा जो जहर के कोहरे को रोक सकता था, आरव मेहरा ने वास्तव में जहर के कोहरे को मजबूत करने के लिए एक पोशन भी तैयार किया था। यही असली वजह थी कि आरव मेहरा ने अकेले जहर के कोहरे की घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। वह जानता था कि वह इसके अंदर एक बहुत बड़ा लाभ था। वर्तमान जहर का कोहरा घाटी बहुत प्रसिद्ध नहीं थी। 1000 सल सिटी के लोगों को समझ में नहीं आया कि सॉस का वाइपर नेस्ट इतने गरीब इलाके पर क्यों कब्जा करेगा। 1000 सल सिटी में एकमात्र व्यक्ति जो सॉस के वहां विस्तार करने के निर्णय को समझ सकता था, वह था आरव मेहरा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि 100 या उससे अधिक साल बाद कई सेनाएं जहर के कोहरे की घाटी पर लड़ेंगी। शुरू में एक भाड़े के समूह ने घाटी की गहराई में तीसरे राजवंश से एक मंदिर पाया। बाद में वह समूह अपने द्वारा लाए गए धन पर निर्भर होकर राज्य के शीर्ष भाड़े के समूहों में से एक बन गया। किसी अज्ञात कारण से कई वर्षों बाद उस स्थान के बारे में अफवाहें लीक हो गईं। अचानक राज्य की सभी शक्तियां शार्क की तरह हो गईं, जिन्होंने खून की गंध सूंघ ली थी। वे सभी जहर कोहरे घाटी पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने के लिए दौड़ पड़े। आरव मेहरा को कम से कम 3 युद्ध याद हैं, जिनमें से प्रत्येक में 10,000 से अधिक लोग शामिल थे। जहर कोहरे घाटी के हर कोने में खून रंगा हुआ था। आरव मेहरा ने जो जादुई वसंत औषधि निकाली थी और उसकी जेब में सूर्यास्त औषधि थी, वह युद्धों में से एक में दिखाई दी थी। उस समय सूर्यास्त औषधि ने एक वास्तविक रक्तपात ला दिया था। जहर कोहरे घाटी में अनगिनत लाशें छोड़ी गईं और राज्य की शीर्ष शक्तियों में से एक युद्ध में नष्ट हो गई। उस युद्ध को कीमिया की शक्ति के क्लासिक उदाहरणों में से एक के रूप में देखा गया था और अगले वर्षों में कीमियागरों द्वारा इसका बार बार उल्लेख किया जाएगा। आरव मेहरा को उन कीमियागरों के नोट्स में मैजिक स्प्रिंग और सनसेट पोशन का फॉर्मूला मिला। सॉस की बात सुनकर आरव मेहरा को पता चल गया कि उसे सनसेट पोशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सॉस को आरव मेहरा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार आरव मेहरा को मंदिर की दौलत नहीं चाहिए थी, उसे बस जल्दी से 5 मैजिक एरे पाने का मौका चाहिए था। इसके अलावा सॉस मंदिर में दौलत हासिल कर पाएगा या नहीं, ये तय नहीं था। जब तक कि उसे भविष्य के भाड़े के सैनिकों के समूह का भाग्य न मिले या उसे किसी महापुरुष की मदद न मिले, सॉस उस मंदिर को नहीं देख पाएगा जिसकी उसे चाहत थी। लेकिन आरव मेहरा ने उसे यह नहीं बताया। मुझे पता है कि लीडर 100 सालों से जहर कोहरे की घाटी में कड़ी मेहनत से विस्तार कर रहा है और निश्चित रूप से बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं देगा। इस बारे में क्या ख्याल है, लीडर सॉस? मेरे कारवां सिर्फ दक्षिण में ही रास्ता बनाएंगे और सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद, भले ही सिल्वर मून मर्सिनरीज ने एज रिफ्ट को साफ नहीं किया हो, हमारे गिल्डेड रोज उन्हें सप्लाई करने का कोई और तरीका सोचेंगे। दक्षिण। सॉस ने आखिरकार यह प्रस्ताव सुनकर बेहतर महसूस किया। अगर वे पॉइजन फॉग कैन्यन के दक्षिणी हिस्से से गुजरते तो वे इसे स्वीकार कर पाते। आखिरकार मंदिर पॉइजन फॉग कैन्यन के उत्तरी हिस्से में स्थित था। अगर वे दक्षिण में ही रहे तो भले ही गिल्डेड रोज के लोगों के पास पंख हों, वे उसकी योजनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा है, 3 महीने। सॉस को अभी भी लगा कि वह हार रहा है, इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन मुझे उस औषधि की 10 बोतलें चाहिए। ये किया जा सकता है। कल गिल्डेड रोज में आकर उन्हें ले आओ। अब जब वे सहमत हो गए थे, सॉस ने सीधे तौर पर काम संभाला। जब आरव मेहरा लकड़ी के घर से बाहर आया तो 5 प्रशिक्षु कीमियागर पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे।
उसी समय सॉस ने आरव मेहरा को बताया कि उसने कीमिया के सामान का जत्था पहुंचाने के लिए किसी को भेजा है और वे अंधेरा होने से पहले एज रिफ्ट तक जरूर पहुंच जाएंगे। आरव मेहरा ने प्रशिक्षु कीमियागरों को वापस भेजने से पहले उनसे कुछ बातें कहीं। फिर आरव मेहरा ने सॉस से कहा कि वह जहर कोहरे की घाटी के दक्षिणी हिस्से को देखना चाहता है ताकि यह पता चल सके कि वहां सड़क के लिए कोई उपयुक्त स्थान है या नहीं। सॉस ने स्वाभाविक रूप से उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। मैजिक स्प्रिंग पोशन उसके हाथ में था, लेकिन उसे यकीन था कि युवा महान जादूगर के पास अभी भी एक ऐसी औषधि है जो उसके हाथों में जहर कोहरे को मजबूत करने में सक्षम है। आरव मेहरा की सिलहूट को दूर तक फीका पड़ता देखने के बाद सॉस ने अपने दांत पीसते हुए एक निर्णय लिया। चाहे उसने ये कैसे भी किया हो, उसे शक्तिशाली कीमियागरों का एक समूह तो चाहिए ही था, अन्यथा विषकोहरा घाटी का विषकोहरा उसकी गर्दन के नीचे बंधी एक रस्सी बनकर रह जाता, जिससे वाइपर नेस्ट हमेशा के लिए उस युवा महान जादूगर के नियंत्रण से बच नहीं पाता। आरव मेहरा सॉस के फैसले से अनजान थे, लेकिन अगर उन्हें इसके बारे में पता भी होता तो वे इस तरह की तुच्छ बात की परवाह नहीं करते। चाहे वह मैजिक स्प्रिंग हो या सनसेट पोशन, वे दोनों एक रणनीति के हिस्से मात्र थे। एक जादूगर के लिए सबसे विश्वसनीय रणनीति हमेशा वह जादू होता है जिसे वे नियंत्रित करते हैं। आरव मेहरा को भरोसा था कि एक बार जब उसके पास 5 मैजिक एरे होंगे तो वह सनसेट पोशन के बिना भी 1 घंटे में वाइपर नेस्ट के हर सदस्य को मार सकेगा। इसमें ग्रेट मैच बेल भी शामिल था, जो वर्तमान में काफी दुर्जय लग रहा था। वाइपर नेस्ट के संतरी टावरों की दृष्टि रेखा से दूर आरव मेहरा ने मैजिक स्प्रिंग पोशन निकाला और उसे पी लिया। हालांकि उसने सॉस से कहा था कि पोशन को हवादार जगह पर रखा जाना चाहिए ताकि उसके अनुयायियों को 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे जहर के प्रति प्रतिरोध प्रदान किया जा सके। ये केवल उन जगहों पर प्रभावी होगा जहां कोहरा कम था। अगर कोई आरव मेहरा की तरह जहर के घने कण के साथ जहर कोहरे की घाटी की गहराई में प्रवेश करना चाहता है तो उसे मैजिक स्प्रिंग पोशन पीना होगा। इस युग में आरव मेहरा से ज्यादा जहर कोहरे की घाटी को कोई नहीं समझता था, यहां तक कि सॉस भी नहीं, जो 1 दशक से ज्यादा समय से इस क्षेत्र की खोज कर रहा था। वर्तमान सॉस को अभी भी नहीं पता था कि अगर वह जहर कोहरे की घाटी की गहराई में और आगे चला गया तो जहर की सांद्रता बेहद भयावह हो जाएगी, इस हद तक कि यह उन जादुई जानवरों को छोड़कर सभी जीवन को खत्म कर देगा जो जहर कोहरे पर पलते थे। यहाँ तक कि खरपतवार भी जीवित नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि आरव मेहरा के हाथों में मैजिक स्प्रिंग पोशन, जिसे भविष्य में जहर कोहरे की घाटी से यात्रा करने के लिए पास के रूप में जाना जाएगा, एक बोतल में केवल 10 मिनट तक ही किसी व्यक्ति की रक्षा कर सकता था। लेकिन शुक्र है कि आरव मेहरा पहले से तैयार होकर आया था। उसके बैग में 1 दर्जन से ज्यादा मैजिक स्प्रिंग पोशन थे। दूसरे शब्दों में आरव मेहरा के पास पॉइजन फॉग कैन्यन की गहराई का पता लगाने के लिए करीब 2 घंटे होंगे। मैजिक स्प्रिंग पोशन पीने के बाद आरव मेहरा के शरीर पर एक हल्का हरा कोहरा फैलने लगा। ये पतला लग रहा था, लेकिन यह उसके ऊपर संघनित हो रहा था, बिखर नहीं रहा था। आरव मेहरा चाहे जैसे भी आगे बढ़े, वह हरा कोहरा उसके चारों ओर घूमता रहेगा। इस समय तक आरव मेहरा पॉइजन मिस्ट कैन्यन के दक्षिणी भाग में बहुत दूर जा चुका था। उसके आसपास का लाल कोहरा घना होता जा रहा था। ये वाइपर नेस्ट बेस पर जितना घना था उससे कहीं ज्यादा घना दिखाई दे रहा था। लेकिन आरव मेहरा के पोषण पीने के बाद लाल कोहरा धूप में बर्फ की तरह बदल गया, पिघल गया। वास्तव में पिघल रहा था। जैसे ही लाल कोहरा हरे कोहरे के संपर्क में आया, भाप हवा में उड़ने लगी। आरव मेहरा ने जहर कोहरे की घाटी में गहराई तक जाने के लिए हरे धुंध की सुरक्षा पर भरोसा किया। ये यहाँ के पास होना चाहिए। तीसरा मैजिक स्प्रिंग पोशन पीने के बाद आरव मेहरा रुक गया। पीक युग के कीमियागरों द्वारा छोड़े गए विवरण में जहर कोहरे की घाटी का केवल अस्पष्ट वर्णन था। कोई नक्शा या अनुसरण करने के लिए कोई सटीक मार्ग भी नहीं था। आरव मेहरा बस इतना ही कर सकता था कि उन स्पष्ट दिशाओं पर भरोसा करते हुए आंख मूंद कर आगे बढ़ता रहे, उम्मीद करते हुए कि वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। किसी भी मामले में उसके बैग में अभी भी औषधियों का एक अच्छा स्टॉक था, जो किसी अप्रत्याशित घटना के मामले में वापस लौटने के लिए पर्याप्त था। एक और औषधि पीने के बाद लाल कोहरा एक बार फिर साफ हो गया और आरव मेहरा अपने सामने लाल रंग की बंजर मिट्टी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खून से मिट्टी को सींच दिया हो। यहाँ एक गुफा होनी चाहिए। दूरी का मोटा मोटा अनुमान लगाने के बाद आरव मेहरा ने गुफा को खोजने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने कुछ मंत्र फुसफुसाए और जल्दी से खुद पर हस्ट, लेविटेशन, पॉइजन रेजिस्टेंस, स्टोन स्किन और कुछ अन्य बफ डाले। निश्चित रूप से जैसे ही आरव मेहरा ने अपनी आइस फायर शील्ड को बुलाया, नीचे से अचानक एक आवाज आई। उसके बाद उसके पैरों के नीचे एक चमकदार लाल रंग खिल गया। यह एक विशाल लाल फूल खिलने जैसा था, लेकिन आरव मेहरा पहले से ही तैयार था। उसने आवाज गूंजने से ठीक पहले अपना कदम उठाया। मैजिक एरे की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। मैजिक एरे के साथ विलय के बाद हस्त मंत्र एक साधारण हस्त मंत्र से लगभग 2 गुना प्रभावी था। यह एक महान जादूगर मैजिक कंडक्टिंग रून के बराबर था। इस बेहतर हस्त मंत्र के साथ आरव मेहरा की गति हवा के झोंके की तरह थी। चमकदार लाल फूल खिलने से पहले ही आरव मेहरा 10 मीटर दूर जा चुका था और लेविटेशन प्रभाव के साथ आरव मेहरा गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से अलग हो गया, क्योंकि वह जमीन से ऊपर मंडराने लगा। उसी समय एक त्वरित कास्ट मैजिक एरे सक्रिय हो गया और एक विशाल फायरबॉल आरव मेहरा की हथेली में मंडरा गया।
तत्काल कास्ट फ्लेम बर्स्ट, एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज निकली जिससे ऐसा लगा कि पूरा पॉइजन फॉग कैनियन हिल रहा है। एक शोकपूर्ण चीख गूंजी। आरव मेहरा ने नीचे देखा और निश्चित रूप से यह एक सड़ा हुआ फूल था। सड़े हुए फूल वास्तव में फूल नहीं थे, वे केवल फूल जैसे जादुई जानवर थे। वे आमतौर पर महीनों या एक साल तक जहर कोहरे की घाटी में भूमिगत छिपे रहते थे। हालांकि जब उनमें से किसी को ताज़ा मांस की गंध आती तो वह तुरंत बाहर आ जाता और लाल पंखुड़ियों के अपने मुंह को फैलाता और अपने शिकार को एक ही बार में निगल जाता। अध्याय 66। फ्लेम बर्स्ट मंत्र की शक्ति कभी किसी को निराश नहीं करेगी। भले ही यह एक सड़ा हुआ फूल था जो 15वें स्तर पर पहुंच गया था, फिर भी यह आरव मेहरा की फ्लेम बर्स्ट की बमबारी से अपंग हो जाएगा। एक 10 मीटर लंबी पंखुड़ी को एक विस्फोट से जोरदार झटका लगा जिससे घाव से बदबूदार गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा। ये सड़ा हुआ फूल का खून था, जो एक ऐसा घटक था जिसे कई कीमियागर जहर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते थे। सड़े हुए फूल के खून का इस्तेमाल करने वाले जहर बेहद संक्षारक थे और संपर्क या अंतर्ग्रहण पर ऊतकों के विघटन का कारण बनते थे। आरव मेहरा जैसा महान जादूगर भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी अस्थायी हवाई अवस्था पर भरोसा करते हुए, जिसे उसने जल्दबाजी और उत्तोलन के संयोजन से हासिल किया था, आरव मेहरा ने अपने मन का उदारतापूर्वक इस्तेमाल किया, एक के बाद एक फ्लेम बर्स्ट का इस्तेमाल किया। मैजिक एरे एक्टिवेशन के कुछ ही सेकंड में आरव मेहरा ने 1 दर्जन से ज्यादा फ्लेम बर्स्ट बरसाए। हर फ्लेम बर्स्ट के बाद एक हिंसक विस्फोट हुआ जिसमें चकाचौंध भरी लपटें फूटने के साथ ही मातमी चीखें गूंज उठीं। रॉटन फ्लावर कई बार भूमिगत से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आरव मेहरा उसे ऐसा करने का मौका कैसे दे सकता था। वह लगातार फ्लेम बर्स्ट से उसे पीछे धकेलता रहा। रॉटन फ्लावर एक खतरनाक दुश्मन था जिसमें किसी भी सामान्य राक्षस की तुलना में कहीं ज्यादा जीवन शक्ति और दृढ़ता थी। अगर आरव मेहरा उसे खुले में आने देता तो उससे निपटने में बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती। आरव मेहरा के बैग में बची हुई मैजिक स्प्रिंग पोशन की मात्रा अगर बहुत देर तक खींची जाती तो वह पर्याप्त नहीं होती। इस प्रकार शुरू से अंत तक आरव मेहरा ने केवल एक ही मंत्र का इस्तेमाल किया, उसका इंस्टेंट कास्ट फ्लेम बर्स्ट। फ्लेम बर्स्ट एक मैना इंटेंसिव मंत्र था और खासकर तब जब इसे तुरंत कास्ट किया जाता था। दर्जन सेकंड की बमबारी ने आरव मेहरा के मैना का आधा हिस्सा खा लिया। स्वाभाविक रूप से मैना की इस चौंकाने वाली खपत ने और भी चौंकाने वाले परिणाम लाए। प्रभावशाली 15वें स्तर का रॉटन फ्लावर अपने छेद से बाहर निकलने में भी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसने आखिरी बार संघर्ष किया इससे पहले कि उसका पूरा शरीर अकड़ जाए। लेविटेशन मंत्र के प्रभाव खत्म होने के बाद आरव मेहरा आसमान से नीचे गिर गया। रॉटन फ्लावर पहले ही एक काली गांठ में बदल चुका था। कुछ ही क्षण पहले यह एक जीवंत और आक्रामक राक्षस था। उतरने के बाद आरव मेहरा ने जल्दी से रॉटन फ्लावर के मैना क्रिस्टल को इकट्ठा किया। इसके बाद आरव मेहरा के दाहिने हाथ की अंगूठी चमक उठी क्योंकि शुद्ध मैना धीरे धीरे उसके अंदर डाला गया। एलिमेंटल एम्बर जो आरव मेहरा को अपनी आखिरी यात्रा पर बोन प्लेन से मिला था, वह अंगूठी में समा गया था। ये कहना उचित होगा कि एलिमेंटल एम्बर का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका उस पर एक हाई मैज मंत्र डालना था। इस तरह एक मैजिक अप्रेंटिस भी इसका उपयोग एक ऐसा मंत्र डालने के लिए कर सकता था जो आमतौर पर केवल हाई मैज द्वारा उपयोग किया जा सकता था। ये शक्ति में एक बहुत बड़ी वृद्धि होगी, लेकिन इस तरह के मंत्र से इसे मंत्रमुग्ध करना बहुत महंगा होगा और इसके अलावा एक आर्कमेज को व्यक्तिगत रूप से मंत्रमुग्ध करना होगा जिसके लिए एक और बड़ी फीस लगेगी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो आरव मेहरा अभी कर सकता था, इसलिए उसने उस तरीके को छोड़ दिया। इसके बजाय उसने अंगूठी बनाने के लिए मित्रिल का उपयोग किया और उस पर 2 लघु कीमिया संरचनाएं उकेरी। एक का उपयोग ध्यान के दौरान मन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है और एक सामान्य रूप से मन को फिर से भरने के लिए किया जाता है। अगर 10 कीमियागर इसे देखते तो उनमें से 9 निश्चित रूप से अपना सिर हिलाते। ये बहुत खुरदरा था और एलिमेंटल एम्बर जैसी उत्कृष्ट सामग्री की बर्बादी थी। लेकिन आरव मेहरा कठिन समय के आदी थे, इसलिए उन्हें इसके खुरदरे होने से कोई समस्या नहीं थी। यह उसके लिए तब तक काफी था जब तक कोई जादुई उपकरण काम करता था, वह बेवजह दिखावे के पीछे नहीं भागता था। उदाहरण के लिए ये 2 लघु सरणियां अवशोषण और पुनःपूर्ति एलिमेंटल एम्बर के गुणों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त से अधिक थीं। हालांकि यह अधिकतम एक उत्कृष्ट जादू उपकरण था, जब व्यवहारिकता के संदर्भ में आंका जाता है तो अधिकांश असाधारण या विरासत जादू उपकरण भी इस अंगूठी की तुलना में नहीं हो सकते। जैसे ही एलिमेंटल एम्बर की चमक ने आसपास के वातावरण को रोशन किया, शुद्ध मन आरव मेहरा में बहता रहा। बमबारी पर उसने जो मन खर्च किया था वह अब लगभग पूरा वापस मिल गया था। खत्म करने के बाद आरव मेहरा ने फिर से लाइफ डिटेक्शन डाला और एक बार जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई और सड़ते हुए फूल नहीं छिपे हैं, तो आरव मेहरा ने मन क्रिस्टल को अपने बैग में डाल लिया और गुफा की तलाश शुरू कर दी। लेकिन वह जल्द ही समझ गया। मुझे मत बताओ, आरव मेहरा ने देखा, उसके चेहरे पर एक बेजान भाव था। आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से याद था कि नोटों में गुफा में प्रवेश करने के बारे में कुछ लिखा था। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं? आरव मेहरा ने ऊपर देखा और खड़ी चट्टान पर गुफा को देखा और मन ही मन उन कीमियागरों को कोसा। इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि गुफा चट्टान पर स्थित थी। सबसे बुरी बात यह थी कि आरव मेहरा 4 से कम घोंसले नहीं देख पाया। गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास विषैली ड्रैगनफ्लाई के झुंड घूम रहे थे।
हालांकि विषैली ड्रैगनफ्लाई आमतौर पर निम्न स्तर के राक्षस होते हैं, लेकिन ये उनके झुंड थे। गुफा का प्रवेश द्वार अकेले कम से कम 100 विषैली ड्रैगनफ्लाई से भरा हुआ था। इसे देखकर ही कोई भी सुन्न हो जाएगा। आरव मेहरा वास्तव में उन नोटों के लेखकों से भिड़ना चाहता था। प्रवेश करने के बारे में क्या? मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन आरव मेहरा ने इसके बारे में सोचने के बाद समझ लिया। जिन कीमियागरों ने ये नोट लिखे थे वे कम से कम हाई मैच रैंक के थे, जिनमें से ज्यादातर आर्कमैच थे। ऐसे पावरहाउस को ड्रैगनफ्लाई के बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी। आर्कमैच से निकलने वाला दबाव इन टॉक्सिक ड्रैगनफ्लाई को भागने पर मजबूर करने के लिए काफी होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इनके बारे में लिखने की परवाह नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तरह आसानी से अंदर जा सकता हूं। आरव मेहरा पर आर्कमैच जैसा अत्याचारी दबाव नहीं था। टॉक्सिक ड्रैगनफ्लाई उसे अकेला नहीं छोड़ती, अगर वे उसे देख लेते तो भी नहीं छोड़ती, अगर वह अंदर जाने की कोशिश करता तो भी नहीं। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ लड़ाई करके अंदर जा सकता हूं। शुक्र है कि एलिमेंटल एम्बर और रॉटन फ्लावर के मैना क्रिस्टल में अभी भी बहुत सारा मैना था, इसलिए जरूरत पड़ने पर वह अभी भी अपना मैना भर सकता था। आरव मेहरा को पता था कि यह एक अपरिहार्य लड़ाई थी और उसे इसे जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। ये जितना लंबा खींचता, स्थिति उतनी ही अधिक प्रतिकूल होती। उसके बैग में अभी भी मैजिक स्प्रिंग पोशन थे, लेकिन अगर उसने यहाँ समय बर्बाद किया और बाद में गुफा में कुछ हुआ तो उसे केवल खुद को ही दोषी ठहराना होगा। एक बार जब उसने एक योजना तय कर ली तो आरव मेहरा ने कुछ बफर्स डालने के लिए अपने हाथों को कुछ बार हिलाया। हेस्ट और लाइटवेट की मदद से वह एक फुर्तीली बिल्ली की तरह आगे बढ़ा और बिजली की गति से चट्टान पर चढ़ गया। वह सिर्फ 20 सेकंड के बाद गुफा के प्रवेश द्वार पर था, लेकिन उसने आसपास के सभी विषैले ड्रैगनफ्लाई को भी सतर्क कर दिया था। एक हरा जहरीला झुंड उड़ गया और ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य टिड्डे हवा में उड़ रहे हों। प्रवेश द्वार पहले से ही संकरा था और अब जब यह विषैली ड्रैगनफ्लाई के झुंड से भर गया था तो एक मजबूत आरव मेहरा भी उनके आगे बढ़ने से बच नहीं सकता था। लेकिन उसका बचने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही झुंड से जहर का पहला छींटा निकला, आरव मेहरा ने तुरंत जादू की सरनी सक्रिय कर दी। इसके तुरंत बाद एक इशारा हुआ और एक मोटी बर्फ की दीवार ने इसे रोक दिया। ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं थी, आरव मेहरा के शरीर की पूरी तरह से रक्षा कर रही थी। जहर के कई छींटे बर्फ पर गिरे, जिससे एक तीखी आवाज पैदा हुई जिससे लोग कांप उठे। आरव मेहरा जहर में नहाए जाने से बचने में कामयाब रहे, जो उनकी पहले की आशंका का कारण था। मात्रा के मुद्दे के अलावा मुख्य समस्या ये थी कि जहर कितना संक्षारक था, जो बिना संसाधित सड़े हुए फूल के खून के खतरे से भी ज्यादा था। एक पल में बर्फ की दीवार पर जहर के 100 से ज्यादा छींटे जमा हो गए, उनमें से कई एक दूसरे पर चढ़ गए, जिससे ये खतरनाक दर से पिघलने लगा। महज 5 सेकंड में आरव मेहरा द्वारा खड़ी की गई मोटी बर्फ की दीवार ढहने लगी और आरव मेहरा एक बार फिर जहरीली ड्रैगनफ्लाई के जहर के संपर्क में आ गया। लेकिन बर्फ की दीवार 5 सेकंड खरीदने में कामयाब रही, जिससे वह एक मंत्र पूरा कर सका। फ्लेम बैरियर। यह भी एक रक्षात्मक मंत्र था, लेकिन आइस वॉल की तुलना में जो एक जादूगर स्तर का मंत्र है, फ्लेम बैरियर अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग स्तर पर था। फ्लेम बैरियर को अग्नि जादू की एक दिव्य कला के रूप में जाना जाता था और इसका भयावह तापमान स्टील को भी पिघला सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आरव मेहरा इसे बनाए रखने के लिए इसमें मन डालना जारी रखने के लिए तैयार था, तब तक फ्लेम बैरियर कभी नहीं बुझेगा जब तक कि आरव मेहरा खुद को नुकसान न पहुंचाए। 1 दर्जन विषैली ड्रैगनफ्लाई बहुत करीब से उड़कर सीधे फ्लेम बैरियर में गिर गईं। इन दयनीय विषैली ड्रैगनफ्लाई को चीखने का भी समय नहीं मिला और वे काले काले छिलके में बदल गईं। और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। फ्लेम बैरियर को ऊपर उठाने के बाद आरव मेहरा ने एक हाथ से भड़की हुई लपटों को नियंत्रित किया, जबकि दूसरे हाथ से इशारे करना जारी रखा, जो उसके द्वारा अभी भी बोले जा रहे त्वरित मंत्रों से मेल खाते थे। वह दूसरा मंत्र अग्निबाण डालने में सक्षम था और केवल 1 या 2 नहीं, उसने कई दर्जन, लगभग 100 को आकार दिया। संकरी गुफा का प्रवेश द्वार अचानक चमकदार लपटों से ढक गया था। फ्लेम बैरियर ने आरव मेहरा को हवा में छेद करने वाले असंख्य अग्निबाणों द्वारा किए जा रहे नरसंहार से अलग कर दिया। अग्निबाण को जादू की सरनी में विलय करने के बाद यह अब नवजात जादूगरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सरल मंत्र के स्तर का नहीं था। जादुई व्यूह के सहारे अग्निबाण की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। संकरी गुफा में उड़ते हुए दर्जनों बाण मांस की चक्की की तरह थे, जो लगातार सभी बिखरे हुए विषैले ड्रैगनफ्लाई को मार रहे थे। अध्याय 67। लेकिन वह चौंकाने वाली मारक क्षमता समान रूप से विशाल मान खपत के साथ आए। जब कोई जादूगर अग्निबाण का उपयोग करता था तो वे अधिकतम 1 या 2 ज्वलंत तीरों को बुला पाते थे। मेटामैजिक के समर्थन के साथ भी वे अधिकतम 1 दर्जन ही डाल पाते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे अधिक डालने में असमर्थ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रत्येक जोड़ा गया अग्निबाण मान खपत को बढ़ाता था और साथ ही मंत्र को नियंत्रित करना अधिक कठिन बनाता था। आरव मेहरा जैसा कोई व्यक्ति एक अग्निबाण में 100 ज्वलंत तीर डालने में सक्षम था, ऐसा कुछ था जिसके बारे में कोई भी महान जादूगर कभी सोच भी नहीं सकता था। आखिरकार इस परिमाण ने मंत्र को नियंत्रित करना 100 गुना कठिन बना दिया और 100 गुना अधिक मान खपत किया। भले ही यह मूल रूप से केवल एक निम्न स्तरीय जादू का मंत्र था, 100 बार स्तरित होने के बाद खपत और नियंत्रण कठिनाई एक भयावह स्तर पर पहुंच गई।
आरव मेहरा ने पहले ही अपना मान भर लिया था, लेकिन पहले ही एक बार फिर से बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर लिया था। उसका आधा मान कुछ ही पल में खर्च हो गया था और बचा हुआ आधा भी तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि वह अभी भी फ्लेम बैरियर को नियंत्रित कर रहा था। आरव मेहरा इस तरह की चुनौतीपूर्ण कास्टिंग को केवल 30 सेकंड तक ही बनाए रख सकता था। 29 सेकंड के बाद आरव मेहरा को लगा कि उसके शरीर में मान की मात्रा खतरनाक रूप से कम हो गई है, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी उंगली की अंगूठी एक बार फिर चमक उठी और उसके शरीर में शुद्ध मान भर गया। एलिमेंटल एम्बर के समय पर मान की भरपाई के साथ आरव मेहरा एक और जादू करने में सक्षम था। उसने ऐसी विकट परिस्थितियों में ट्रिपल कास्टिंग करने का कारनामा किया। मूल रूप से फ्लेम बैरियर और फायर एरो रेन ने एक अभेद्य रक्षा का गठन किया, लेकिन आरव मेहरा के तीसरे मंत्र दूसरे फ्लेम बैरियर के प्रकट होने के साथ युद्ध के मैदान में एक चौंकाने वाला बदलाव आया। 2 फ्लेम बैरियर, एक टॉक्सिक ड्रैगनफ्लाई के सामने और एक उनके पीछे, ने झुंड को प्रभावी रूप से आग में बंद कर दिया। अनगिनत विषैली ड्रैगनफ्लाई इधर उधर उड़ रही थीं, मंत्रों की गर्मी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे आग के जाल से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वे पूरी तरह से घिरे हुए थे, उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। विषैली ड्रैगनफ्लाई का झुंड एक संकरी जगह में बलपूर्वक संघनित हो गया था। उनका इंतजार कर रही थी 100 अग्निबाणों से बनी अग्निबाण वर्षा। झुंड के काले कोयले के ढेर में बदलने में बस कुछ ही पल लगे। आरव मेहरा के आखिरी अग्निबाण के निशाने पर लगने के बाद कोई विषैली ड्रैगनफ्लाई नहीं बची। हफ! आरव मेहरा ने थकी हुई लंबी आह भरी। दीवार का सहारा लेते हुए उसने सड़े हुए फूल के मैना क्रिस्टल को निकाला। वह मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसका माथा पसीने से लथपथ था। वह लड़ाई शायद आसान लग रही थी, कुछ दर्जन सेकंड में कुछ 100 विषैली ड्रैगनफ्लाई से छुटकारा पाना, लेकिन केवल आरव मेहरा ही जानता था कि वह लड़ाई कितनी खतरनाक थी। 3 मंत्रों का जाप, मैजिक एरे का एक प्रयोग और अथाह ट्रिपल कास्टिंग, यह आरव मेहरा की सीमा तक पहुंच रहा था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन विषैली ड्रैगनफ्लाइज ने आरव मेहरा पर बहुत बड़ा दबाव डाला, यहाँ तक कि वाइपर नेस्ट के महान जादूगर बेल से भी ज्यादा। हाँ, विषैली ड्रैगनफ्लाइज लेवल 10 की थी और कोई भी 5वीं रैंक का जादूगर आसानी से एक विषैली ड्रैगनफ्लाई को मार सकता था। लेकिन आरव मेहरा ने 1 या 2 विषैली ड्रैगनफ्लाई का सामना नहीं किया था, उसने 4 घोंसलों से बने झुंड का सामना किया था, जिसमें कई 100 विषैली ड्रैगनफ्लाइज थीं। अगर आरव मेहरा ने कोई गलती की होती, जैसे कि उसका फ्लेम बैरियर सभी विषैली ड्रैगनफ्लाइज को फंसा नहीं पाता, या अगर उसने तीसरा मंत्र पूरा नहीं किया होता, तो उसके लिए एक अलग स्थिति होती। गुफा के बाहर सैकड़ों विषैली ड्रैगनफ्लाइज इंतजार कर रही थीं, जो जहर उगलने के लिए तैयार थीं। उस समय आरव मेहरा के पास खुद को तैयार करने और उन सभी को एक एक करके मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। और यह कुछ दर्जन सेकंड या कुछ मिनटों का मामला नहीं होता। तब तक आरव मेहरा के पास मैजिक स्प्रिंग पोशन खत्म हो चुके होते। सौभाग्य से कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। पहली आइस वॉल से लेकर आखिरी फायर एरो तक हर मंत्र ने आरव मेहरा के इच्छित प्रभाव को पूरी तरह से प्राप्त किया। आरव मेहरा ने रॉटन फ्लावर मैना क्रिस्टल को कसकर पकड़ते हुए इस लड़ाई के हर विवरण को याद किया, धीरे धीरे उसमें मौजूद मैना को निकाला और मैजिक एरे में डालने से पहले उसे सावधानीपूर्वक शुद्ध किया। बहुत कम महान जादूगर आमतौर पर मैना क्रिस्टल से मैना निकालते थे। ऐसा मैना क्रिस्टल से मैना अशुद्धियों से भरे होने के कारण होता था और लापरवाही का एक पल महान जादूगर के लिए खतरा बन सकता था। एक गंभीर मामले में मैना बैकलैश भी शामिल हो सकता था। लेकिन आरव मेहरा कोई साधारण महान जादूगर नहीं था। आखिरकार जादू के युग के अंत में आरव मेहरा के पास केवल नेदर स्टॉर्म से ही मैना आ सकती थी। इससे निकलने वाला मैना एक राक्षस के मैना क्रिस्टल से कहीं ज्यादा अशुद्धियों से भरा हुआ था। हर बार जब वह नेदर स्टॉर्म से मैना निकालने के लिए ध्यान करता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसे यातना सहनी पड़ रही हो। उस दौर के आरव मेहरा को मैना क्रिस्टल की अशुद्धियों से कैसे डर लग सकता था, बस निष्कर्षण की गति कुछ धीमी थी। पूरे मैना निष्कर्षण में उसे मैना स्प्रिंग की 3 और बोतलें खर्च करनी पड़ीं। जब आरव मेहरा जमीन से उठे तो उनके हाथ में सड़े हुए फूल का मैना क्रिस्टल पहले ही अपनी चमक खो चुका था। यह एक साधारण पत्थर जैसा लग रहा था। आरव मेहरा ने लापरवाही से इस खाली मैना क्रिस्टल को फेंक दिया और लाइट स्पेल डालने के लिए अपना हाथ उठाया। अंधेरी गुफा दिन के उजाले की तरह चमक उठी। गुफा के अंदर लाल कोहरा भरा हुआ था जो बाहर से ज्यादा घना था। ऐसा लग रहा था मानो यह वहां जम रहा था और मैना स्प्रिंग भी उसके आसपास के कुछ मीटर के भीतर ही लाल कोहरे को फैला सकता था। कीमियागर के नोट्स का अनुसरण करते हुए आरव मेहरा लगभग 10 मिनट तक गुफा की गहराई की ओर चलते रहे और निश्चित रूप से आगे का रास्ता और भी चौड़ा होता गया। आरव मेहरा को पता था कि वह उस जगह के करीब है जिसकी उसे तलाश थी। अगर नोट गलत नहीं थे तो उसे गुफा के केंद्र तक पहुंचने के लिए केवल 200 मीटर आगे बढ़ने की जरूरत थी। वहां आरव मेहरा का स्वागत तीसरे राजवंश की एक कब्र द्वारा किया जाएगा। वास्तव में यह जहर कोहरे घाटी में दूसरा ऐतिहासिक अवशेष था। सॉस जिस मंदिर की खोज करना चाहता था उसके विपरीत यह मकबरा केवल एक सहस्राब्दी बाद खोजा जाएगा। क्लाउड टॉवर पहले से ही राज्य की सबसे मजबूत ताकत होगी और क्लाउड टॉवर से पैदा हुआ एक महान जादूगर जहर कोहरे घाटी का आकस्मिक दौरा करेगा। लेकिन फिर उसे जहर कोहरे घाटी के प्रवेश द्वार पर एक लड़ाई का सामना करना पड़ेगा और वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा।
अपने भागने के दौरान मैजिक स्प्रिंग की कुछ बोतलों पर भरोसा करते हुए वह अंततः अज्ञात गुफा में प्रवेश कर गया। कोई नहीं जानता था कि महान जादूगर को गुफा में क्या मिला। किसी भी मामले में जब वह जहर कोहरे घाटी से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक सच्चा आत्मा जादू का उपकरण था जो एक आर्कमेज के बराबर का अस्तित्व था। जहर कोहरे घाटी के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाला दुश्मन एक सच्चे आत्मा जादू उपकरण के सामने 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाया और राख के ढेर में बदल गया। इसके बाद महान जादूगर क्लाउड टावर पर वापस आया और अपनी खोज पर एक रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट ने तुरंत क्लाउड टावर का ध्यान आकर्षित किया और 3 मास्टर अल्केमिस्ट जहर कोहरे घाटी में आए। उन्होंने उस स्थान पर एक खोज की जहां महान जादूगर ने सच्चे आत्मा जादू उपकरण को पाया था। वह खोज कुछ हद तक भाग्यशाली थी। 3 मास्टर अल्केमिस्ट में से 2 आर्कमेज थे और आखिरी वास्तव में एक महान जादूगर था। और उस महान जादूगर का जादू रून वास्तव में वही जादू सरणी थी जिसका उपयोग आरव मेहरा कर रहे थे। मूल रूप से उस महान जादूगर के पास केवल 2 सरणियां थीं, लेकिन जहर कोहरे घाटी में 3 महीने तक अध्ययन करने के बाद उस महान जादूगर के पास 5 हो गईं। उसके पास अच्छी लड़ाई शक्ति वाले उच्च जादूगर के खिलाफ मुकाबला करने की शक्ति थी। जब आरव मेहरा ने वह नोट पढ़ा था तो वह उस महान जादूगर की अजीब शक्ति पर काफी हैरान था। आखिरकार मैजिक एरे को सबसे जटिल और सबसे विस्तृत मैजिक रून कहा जा सकता है। हर छोटे अपग्रेड के लिए काफी निवेश की आवश्यकता होती है। भले ही वर्तमान आरव मेहरा का ज्ञान उस युग के जादू के ज्ञान से कहीं आगे निकल गया हो, अगर वह अपने मैजिक एरे को 2 से 5 तक अपग्रेड करना चाहता तो उसे 3 साल लग जाते। लेकिन उस महान जादूगर ने केवल 3 महीने लिए। ये कैसा विचार था? यह 12 गुना छोटा करने के बराबर था। यही कारण था कि आरव मेहरा को पॉइजन फॉग कैनियन की परवाह थी। इसके विपरीत आरव मेहरा को उस स्पिरिट मैजिक टूल से बहुत उम्मीद नहीं थी। आखिरकार एक सच्चा स्पिरिट मैजिक टूल एक आध्यात्मिक मैजिक टूल से अलग था। एक आध्यात्मिक मैजिक टूल में केवल कुछ आध्यात्मिकता होती थी और अपने मालिक के साथ अपने संबंध के आधार पर लड़ता रह सकता था। आंतरिक रूप से यह अभी भी एक मैजिक टूल था। लेकिन एक सच्चा आत्मा जादू उपकरण अलग था। एक सच्चा आत्मा जादू उपकरण कीमिया के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। कोई भी कीमियागर जो एक सच्चा आत्मा जादू उपकरण बनाने में कामयाब रहा, वह जादू उपकरण को एक आत्मा प्रदान कर सकता था। उन्हें निर्माता के रूप में जाना जाता था। जादू सभ्यता के शिखर पर केवल 3 सच्चे आत्मा जादू उपकरण दिखाई दिए और इन सच्चे आत्मा जादू उपकरणों को बनाने वाले कीमियागरों के पास सर्वोच्च स्थान थे। यहाँ तक कि स्वर्ग के जादूगर भी उनके सामने खुद को नीचा दिखाते थे। आखिरकार सच्चे आत्मा जादू उपकरणों का अपना वास्तविक जीवन था जो कीमिया की चरम सीमा तक पहुंच गया था। ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल का हर अवतार अलग होता है। ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल का सच्चा स्वामी बनने के लिए किसी को ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल के अवतार की स्वीकृति प्राप्त करके उसका स्वामी बनना पड़ता है। लेकिन वास्तव में लगभग कोई भी ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल ऐसा नहीं था जो अपना स्वामी बदलना चाहता हो। उन्हें बनाने वाले कीमियागर के अलावा वे लगभग कभी भी दूसरे स्वामी को स्वीकार नहीं करेंगे। क्लाउड टावर के उस महान जादूगर के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली किस्मत रही होगी। यही एकमात्र संभावित व्याख्या है जो आरव मेहरा ने देखी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका भी ऐसा ही भाग्य होगा। एक भ्रामक ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की तुलना में पुनर्जन्म नेत्र जो मैजिक एरे की मात्रा को 2 से 5 तक बढ़ाने में सक्षम था, बहुत अधिक व्यवहारिक था। अध्याय 68 जादुई झरने की सुरक्षा में आरव मेहरा गुफा में कुछ 100 मीटर गहराई तक गया और अंत में उल्लेखित पत्थर की पट्टिका को पाया। पत्थर की पट्टिका इतनी भव्य नहीं थी, हालांकि उस पर नैसर भाषा के शब्द अंकित थे। ये वास्तव में नैसर अक्षर हैं। पत्थर की पट्टिका पर लिखे शब्दों ने आरव मेहरा को किसी तरह चौंका दिया। अगर यह एक नवनिर्मित मकबरा होता तो नैसर रूनों के होने से कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार इसे पहले से ही जादूगरों के बीच अपेक्षाकृत व्यापक माना जाता था। उच्च जादूगर और मजबूत जादूगर आमतौर पर ऐसे नैसर रूनों का अध्ययन करते थे। लेकिन यह मकबरा तीसरे राजवंश का मकबरा था। तीसरे राजवंश में केवल शाही परिवार के सदस्य ही नैसर रूनों को समझ सकते थे। वह एक ऐसा राजवंश था जिस पर वंशों का शासन था। विभिन्न वंशों के बीच रैंक सख्त थे और जो जादूगर शाही परिवार का हिस्सा नहीं थे, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली या अलौकिक क्यों न हो, उन्हें नैसर भाषा सीखने का मौका नहीं मिल सकता था। अगर वे गुप्त रूप से नैसर भाषा सीखने के दोषी पाए गए तो उन्हें तुरंत फांसी की सजा दी जाएगी। तो ये तीसरे राजवंश के शाही परिवार का सदस्य है। थोड़ी देर के आश्चर्य के बाद आरव मेहरा की नज़र एक बार फिर पत्थर की पट्टिका पर पड़ी। हालांकि पत्थर की पट्टिका के ऊपर शिलालेख नैसर भाषा में था, लेकिन ये जादू के ज्ञान की तुलना में बहुत कम जटिल था जिसे आरव मेहरा आमतौर पर जानते थे। इसलिए आरव मेहरा को पत्थर की पट्टिका पर शिलालेख को समझने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। पत्थर की पट्टिका के शिलालेखों से वहां दफन व्यक्ति एक राजकुमार होना चाहिए था जो तीसरे राजवंश के शुरुआती चरण में रहा होगा। यह उस समय आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ व्याकरणिक भागों से देखा जा सकता था। आरव मेहरा ने कब्र की उत्पत्ति का अनुमान लगाने के लिए उन विवरणों पर भरोसा किया। अजीब शिलालेख पढ़ने के बाद आरव मेहरा संदेह से भर गया। आमतौर पर एक साधारण कब्र शिलालेख कब्र के मालिक के जीवन की समीक्षा होगी। भले ही यह विस्तृत न हो, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी। लेकिन इस पत्थर की पट्टिका ने राजकुमार के जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमार का जीवन खाली था।
हालांकि कब्र के मालिक की पहचान का पता लगाने के बाद आरव मेहरा को समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जहर कोहरे घाटी में एक मंदिर में इतनी चौंकाने वाली मात्रा में धन छिपा हुआ था। तीसरे राजवंश का शाही परिवार युद्ध और शक्ति के हाइबा ड्रैगन देवता में विश्वास करता था। नोसेंट की किंवदंतियों में हाइबा ड्रैगन भगवान नोसेंट के जन्म के समय 2 ड्रैगन में से एक था। ये युद्ध और शक्ति का प्रभारी था। जो कोई हाइबा ड्रैगन भगवान की कृपा प्राप्त करता है उसके पास हर युद्ध में विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है। हाइबा ड्रैगन भगवान की सबसे प्रिय भेंट धन थी, चाहे वह चमकदार सोना हो या चमचमाते रत्न, वे दोनों हाइबा ड्रैगन भगवान को खुश करते थे। एक अनुयायी को कितनी देखभाल मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना धन अर्पित करता है। हाइबा ड्रैगन भगवान को एक राजकुमार की भेंट स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट बताई जा सकती है। इस बारे में सोचते हुए आरव मेहरा स्वाभाविक रूप से इस मकबरे की खोज करने के लिए उत्सुक थे। आखिरकार तीसरा राजवंश अपने भव्य दफन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि जब कोई नागरिक मर जाता था तो उसे उसकी सारी बचत के साथ दफनाया जाता था। शाही परिवार के सदस्यों की तो बात ही छोड़िए, हर शाही मकबरे को एक बहुत बड़ा खजाना माना जा सकता था। कौन जानता था कि जादू के युग के चरम पर कब्रों को लूटकर कितने शक्तिशाली जादूगर अमीर बन गए। शाही परिवार की शाखा के किसी सदस्य की कब्र भी एक उच्च जादूगर को रातों रात अमीर बना सकती थी। वह एक पागलपन भरा युग था। तीसरे राजवंश के शाही परिवार का लगभग कोई भी सदस्य जीवित प्राणियों द्वारा परेशान किए जाने के भाग्य से बच नहीं सकता था। सम्राट से लेकर राजकुमार तक, ड्यूक से लेकर बैरन तक, लोगों ने तीसरे युग के उच्च समाज का पुरातात्विक अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। वह एक पागलपन भरा युग था, लेकिन यह एक ऐसा युग भी था जो किसी को रातों रात अमीर बना देता था। उस युग के दौरान जादूगरों ने एक सूची बनाना शुरू किया और पाया कि तीसरे राजवंश के राजघरानों की संपत्ति नोसेंट की संपत्ति का लगभग आधा थी। एक बार जब उन्होंने शिलालेख पढ़ना समाप्त कर लिया तो आरव मेहरा ने गुफा के अंदर सभी प्रकार के निशान उकेरना शुरू कर दिया। हर तीसरे राजवंश के शाही मकबरे के नियम तय थे। ये उस युग के लोगों के लिए अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन आरव मेहरा के लिए नहीं। ऐसा जादू के युग के चरम के दौरान कब्रों को लूटने वालों की वजह से हुआ। उन्होंने तीसरे युग के लगभग सभी शाही मकबरों की खुदाई की। अलग अलग हैसियत वाले लोगों के लिए किस तरह की कब्र बनाई गई, किस तरह की कब्र के लिए किस तरह के नियम बनाए गए, ये सभी रहस्य पहले से ही जादू के ज्ञान के एक विशेष स्कूल में वर्गीकृत थे, जो उस समय एक जादूगर के लिए आवश्यक ज्ञान बन गया। हालांकि आरव मेहरा उस तरह के ज्ञान को सीखने में माहिर नहीं थे, लेकिन उन्होंने खस्ताहाल पुस्तकालय में इसके बारे में अनगिनत व्याख्याएं देखी थी। यह इस हद तक था कि वह आसानी से एक राजकुमार की कब्र के लेआउट का पता लगा सकते थे। अब आरव मेहरा को कब्र के हर कमरे की स्थिति को चिन्हित करना था। वह राजकुमार का विश्राम स्थल होना चाहिए, मुझे इसे बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर यह एक साधारण मकबरा होता तो प्राथमिकता मृतक के विश्राम स्थल को खोदने की होती, क्योंकि वह वही जगह होती जहां मकबरा मालिक सोता था और वहां पूरी मकबरे की सबसे कीमती वस्तुएं दफन होती। लेकिन अब वह जिस मकबरे की खुदाई कर रहा था वह तीसरे युग के एक राजकुमार का मकबरा था। आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से याद था कि जादू के ज्ञान में बेहद कुशल होने के अलावा वे रक्तरेखा अभिशाप जादू में भी बहुत अच्छे थे। यह उनकी रक्तरेखा से आने वाली एक शक्ति थी। रक्तरेखा जितनी शुद्ध होगी, जादू की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। इसके अलावा उनकी मृत्यु के बाद वह शक्ति गायब नहीं होगी, भूत की तरह बनी रहेगी। जादू के युग के चरम पर उन कब्र खोदने वालों में से अनगिनत लोग उस शक्ति के कारण मर गए। आरव मेहरा को यकीन नहीं था कि वह इस ब्लडलाइन कज मैजिक का सामना कर पाएगा। मुझे सबसे पहले आसपास के इलाके से शुरुआत करनी चाहिए। आरव मेहरा ने अपना फैसला किया और सबसे पहले कब्र के बाहरी हिस्से से शुरुआत करने का फैसला किया। आमतौर पर कब्र के आसपास ऐसी चीजें नहीं होती जो आमतौर पर मृतकों के साथ दफनाई जाती हैं। हालांकि इसी कारण से यह खतरनाक होने की संभावना भी नहीं थी। वह पहले कब्र के आसपास के इलाके को खोलने जा रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सुनिश्चित करेगा कि वह किसी भी समय पीछे हट सके। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। उसके बैग में केवल 10 मैजिक स्प्रिंग बची थी। वापस जाते समय इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रिंग को गिनते हुए वह यहाँ अधिकतम 40 मिनट ही रुक पाएगा। इतने कम समय में अगर आरव मेहरा राजकुमार के विश्राम स्थल में प्रवेश भी कर जाता तो भी उसे ज्यादा लाभ नहीं होता। जंगली अच्छे पीछा करने के बजाय पहले बाहर निकलने का रास्ता तैयार करना बेहतर होगा। इस तरह अगर उसे कोई खतरा होता तो वह समय रहते पीछे हट सकता था। मुनाफे के लिए यह इतना जरूरी नहीं था। सॉस से बातचीत से उसे 3 महीने मिले। राजकुमार की कब्र खोदने के लिए 3 महीने काफी थे। एक बार जब उसने फैसला कर लिया तो आरव मेहरा तुरंत हरकत में आ गया। सच कहूं तो एक महान जादूगर जैसे शक्तिशाली अस्तित्व के लिए कब्र खोदने का मामला बहुत सरल था। भले ही आरव मेहरा ने खुद काम न किया हो, लेकिन उसने कुछ रॉक पपेट को बुलाने के लिए बिना किसी जल्दबाजी के कुछ वाक्यों का जाप किया। ये कठोर और धीमी गति वाले मौलिक जीवन रूप युद्ध के दौरान कवर प्रदान करने के अलावा लगभग बेकार थे। हालांकि जब कब्र खोदने की बात आई तो वे बेहद उपयोगी थे। रॉक पपेट बहुत धीमी गति से चलते थे, लेकिन उनकी ताकत का मुकाबला नहीं किया जा सकता था और वे कभी थकते नहीं थे। आरव मेहरा को बस प्रत्येक कठपुतली के अंगों में एक शार्पनेस जादू जोड़ने की जरूरत थी। जादू की मदद से कुछ रॉक पपेट जल्दी से पहाड़ के मूल तक जाने वाले रास्ते को साफ कर देंगे।
आरव मेहरा कांपने से खुद को नहीं रोक पाया क्योंकि उसे लगा कि मार्ग से एक उदास ठंडी हवा बह रही है। अचानक आरव मेहरा ने कुछ शोकपूर्ण चीख सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई भूत मार्ग से बाहर निकल जाएगा और पहाड़ पर एक उदास आभा भर गई। लोगों को डराने की कोशिश कर रहा हूँ। शुक्र है कि आरव मेहरा तैयार था और उसने एक लाइट स्पेल छोड़ा जो उसने तैयार किया था। एक फ्लैश में पूरा पहाड़ चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। मूल रूप से उदास आभा एक पल में साफ हो गई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो आरव मेहरा ने राहत की सांस ली। आरव मेहरा को पता था कि यह ब्लडलाइन शाप की शक्ति थी। शाही परिवार की प्रत्येक कब्र उस तरह की शक्ति से सुरक्षित थी। एक सेकंड पहले आरव मेहरा को जो प्रभावित कर रहा था वह कब्र से रिसने वाला एक निशान था। वह उस शक्ति की असली भयावहता को महसूस कर पाएगा जब वह और भी गहराई में जाएगा। आरव मेहरा ने उस अचानक उदास आभा को दूर करने के बाद भी मंत्रोच्चार करना बंद नहीं किया। आरव मेहरा के मुंह से मंत्र निकलते रहे, लाइटन, हेस्ट, कुछ रॉक पपेट्स, और एक बार जब वह समाप्त हो गया तो उसने एक जादूगर दृष्टि छोड़ी ताकि कठपुतलियों की दृष्टि अस्थायी रूप से उसकी दृष्टि से जुड़ जाए। इसके बाद आरव मेहरा ने रॉक पपेट्स को कुछ आदेश दिए। कई रॉक पपेट्स ने मार्ग में प्रवेश किया और हेस्ट और लाइटन के फ्लोटिंग प्रभाव पर भरोसा करके वह लगातार कब्र के आसपास से बाहर निकल गया। आरव मेहरा ने कुल 5 रॉक पपेट्स को बुलाया था। वे कब्र के आसपास प्रवेश करने के बाद एक साथ नहीं चले बल्कि बिखर गए। प्रत्येक रॉक पपेट ने एक दिशा का पता लगाया और मैच विशन के साथ आरव मेहरा पूरे मकबरे के लेआउट को समझने में सक्षम था। अध्याय 69, दालान का अंत। अनुवादक शिराशी, संपादक द एलायंस। पूरा मकबरा एक विशाल महल जैसा था। 5 हस्टेड रॉक पपेट्स ने 10 मिनट तक आसपास की खोजबीन की। उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र की खोजबीन की और जैसा कि आरव मेहरा ने सोचा था वहां कोई फसल नहीं थी और न ही कोई खतरा था। तीसरे राजवंश से होने के कई संकेतों के अलावा वहां कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। मैजिक स्प्रिंग की एक और बोतल पीने के बाद आरव मेहरा ने आकलन किया कि वह रॉक पपेट को बुलाने में केवल कुछ और मिनट ही लगा पाएगा। उसने जादूगर विजन को बाधित करने और खुद मकबरे में घुसकर देखने का फैसला करने से पहले थोड़ा सोचा। रॉक पपेट्स ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि मार्ग में कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह चैनल किए गए जादू को रोक पाता, रॉक पपेट में से एक से उसे जो दृष्टि मिली वह अचानक बदल गई। क्या हुआ? रॉक पपेट का दृश्य क्षेत्र अचानक बदल गया था। अभी कुछ देर पहले वह एक विशाल और सुनसान इलाके को देख रहा था, लेकिन अब वह एक बगीचा था। यह एक हरा भरा फूलों का बगीचा था। आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। 5 रॉक पपेट की आंखों से देखते हुए उसने कभी आराम नहीं किया था, हमेशा ध्यान केंद्रित रखा था। फिर भी एक पल में बिना देखे ही नजारा बदल गया। क्या ये किसी स्थानिक जाल को छू गया? यह असंभव लग रहा था। अगर यह एक स्थानिक जाल था तो जाल के चालू होने पर कुछ स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। आरव मेहरा को यकीन था कि वह इन स्थानिक विकृतियों को पहचान सकता था, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वे कभी भी उसकी नज़र से नहीं बच पाती। लेकिन अगर यह स्थानिक विकृति नहीं थी तो क्या थी? एक बड़ी रॉक पपेट अचानक उसकी घड़ी में स्थान कैसे बदल सकती थी, और ऐसे खास स्थान पर? आखिरकार पूरा मकबरा राजकुमार के रक्तरेखा अभिशाप से ढका हुआ था, यहाँ तक कि मकबरे की ओर जाने वाले मार्ग से भी अभिशाप के कुछ निशान रिस रहे थे, जिसने आरव मेहरा जैसे महान जादूगर को लगभग भ्रमित कर दिया था। रॉक पपेट्स के पास अभिशाप की शक्ति 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। ऐसी शक्तिशाली मृत्यु ऊर्जा से भरी जगह पर एक हरा भरा बगीचा कैसे हो सकता है? रुको, मृत्यु ऊर्जा? आरव मेहरा के दिमाग में अचानक कुछ कौंधा। ये जगह, ये पौराणिक मृत्यु उद्यानों में से एक नहीं हो सकती। उसने एक नेक्रोमेंसर के नोट्स में डेथ गार्डन शब्द देखा था। उस नेक्रोमेंसर का नाम सेंड्रो था। वह जादुई सभ्यता के चरम के दौरान 3 अस्तित्वों में से एक था, जो मरे हुए विमान पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि बहुत कम लोग उसका नाम लेने की हिम्मत करते थे। हर कोई उसे मृत्यु का शासक कहकर संबोधित करता था। मृत्यु के उस अधिपति ने एक बार अपने नोट्स में अपनी युवावस्था के बारे में लिखा था कि कैसे वह गलती से मृत्यु उद्यान में प्रवेश कर गया और नेक्रोमेंसर पद पर कदम रख दिया। दुर्भाग्य से मृत्यु के उस अधिपति ने मृत्यु उद्यान का विस्तृत वर्णन नहीं किया। उसने केवल इतना उल्लेख किया कि मृत्यु उद्यान एक खजाना था जिसे मृतकों ने जीवित लोगों के लिए छोड़ दिया था। यह अंतहीन अवसरों और खतरों से भरी जगह थी। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। मृत्यु के अधिपति ने जो नोट्स छोड़े थे वे ज्यादातर नेक्रोमेंसी की उनकी समझ के बारे में थे। मृत्यु उद्यान के बारे में केवल कुछ वाक्य थे, लेकिन बाद में नोट्स अन्य जादूगरों के हाथों में पड़ गए और कई बार हाथ बदलने के बाद इसे मान थकावट के युग से पहले क्षयकारी पुस्तकालय में डाल दिया गया। जब आरव मेहरा ने इसे देखा तो ये पहले से ही जादूगरों की टिप्पणियों और टिप्पणियों से भरा हुआ था। उनमें मृत्यु उद्यान के बारे में अटकलें भी थीं। अलग अलग युगों के कई जादूगर थे जो मानते थे कि डेथ गार्डन का जन्म बहुत ज्यादा मात्रा में मृत्यु ऊर्जा से हुआ था। ये सच और झूठ के बीच में था। यह अस्तित्व में हो सकता था, ये भ्रामक भी हो सकता था। न केवल इसके भीतर बहुत सारे खतरे थे बल्कि इसके कई संसाधन भी थे। जब उसने उन नोटों को पढ़ा तो आरव मेहरा को लगा कि सामग्री नई और दिलचस्प है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब रॉक पपेट के अचानक पर्यावरण में बदलाव ने आरव मेहरा को इन नोटों को याद दिला दिया। अगर वह जगह वाकई डेथ गार्डन थी
इसके बारे में सोचते हुए आरव मेहरा ने रॉक पपेट को आसपास के माहौल को देखने को कहा, लेकिन जैसे ही कठपुतली का सिर घूमा, उसका चेहरा खाली हो गया। वह कड़वी मुस्कान से खुद को रोक नहीं सका। उसने अचानक रॉक पपेट से संपर्क खो दिया था, सिर्फ डेथ गार्डन में घुसने वाले से ही नहीं, बल्कि उन सभी पांचों से। उसे यह समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि बुलाने का मंत्र अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे इसकी तह तक पहुंचना है और डेथ गार्डन का पता लगाना है तो उसे खुद ही जाना होगा। सौभाग्य से कठपुतलियों ने पहले ही आसपास के इलाकों का पता लगा लिया था और कोई खतरा नहीं पाया था। उसे सिर्फ डेथ गार्डन पर ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन सच और झूठ के बीच मौजूद उस अजीब जगह को सामान्य ज्ञान से नहीं समझाया जा सकता था। किसी भी मामले में वह इसे तभी समझ पाएगा जब वह इसकी जांच करेगा। अपना निर्णय लेने के बाद आरव मेहरा ने कुछ मंत्र पढ़े, हस्ट और लाइटन। इस बार आरव मेहरा ने जल्दबाजी नहीं की। उसने वाइन मंत्र डालने के लिए कुछ मन का इस्तेमाल किया। वाइन एक निम्न स्तर का मंत्र था जिसमें लड़ने की कोई ताकत नहीं थी, लेकिन इसके कई उपयोग थे, जैसे जब उसने इसका इस्तेमाल फारियों को जमे हुए दलदल से बाहर निकालने के लिए किया था। आरव मेहरा के वाइन मंत्र का भी यही उद्देश्य था, लेकिन किसी को बाहर घसीटने के बजाय उसने खुद को बाहर घसीटने की योजना बनाई। अगर उसे कोई खतरा होता तो आरव मेहरा को बस एक आदेश देना होता और वह वाइन प्रवेश द्वार से आकर उसे खतरनाक स्थिति से आसानी से बाहर निकाल लेती। एक बार ऐसा करने के बाद आरव मेहरा ने हल्के से छलांग लगाए और लाइटन द्वारा लाए गए तैरते हुए गति के साथ वह कब्र की जमीन से ऊपर उड़ गया। जिस क्षण उसके पैर जमीन पर पड़े, आरव मेहरा को रक्तरेखा अभिशाप की शक्ति का एहसास हुआ। यह उस निशान से कहीं ज्यादा गहरा था जिसे उसने पहले महसूस किया था। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, इसने उस पर हमला कर दिया और उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। सफेद पोशाक पहने 10 महिलाएं आरव मेहरा के चारों ओर खड़ी थीं, अजीब तरह से हंस रही थीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल की तरह नरम हो रही थी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे सिर्फ खून और अंग दिखाई दिए। उसने उस खूनी नरक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन 10 सफेद कपड़े पहने महिलाओं की अजीब हंसी आरव मेहरा के कानों में गूंज रही थी, क्योंकि वे उसे उस खूनी नरक की गहराई में खींचने की कोशिश कर रही थीं। भाड़ में जाओ, आरव मेहरा ने ठंडी सांस ली। उसका दाहिना हाथ हिल गया क्योंकि उसने जो माइंड डिफेंस तैयार किया था उसे भेजा गया था। एक पल में सिर्फ एक चांदी की लहर निकली। चाहे वह महिलाएं थीं या खूनी नरक, वे दोनों तुरंत गायब हो गए। रक्तरेखा के अभिशाप वास्तव में क्रूर होते हैं। आरव मेहरा ने अपने माथे से पसीना पोंछा। भले ही वह जानता था कि यह सब एक भ्रम था, फिर भी उस भयावह दृश्य ने आरव मेहरा को कुछ हद तक भयभीत कर दिया। किसी के दिमाग को निशाना बनाने वाला भ्रम सबसे खतरनाक में से एक था। अगर वह कोई गलती करता तो वह कभी न खत्म होने वाले भ्रम में डूब जाता और एक नासमझ लाश में बदल जाता, जो हमेशा के लिए ब्लडलाइन कस के नियंत्रण से बाहर नहीं निकल पाता। हालांकि उसके पास दिमागी हमलों के खिलाफ कुछ बचाव थे, फिर भी आरव मेहरा ने इस जगह पर लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की। हस्ट की मदद से आरव मेहरा ने बदलाव होने से पहले कठपुतली के उस स्थान पर पहुंचने में कुछ ही मिनट बिताए। ये यहाँ है। आरव मेहरा अपनी स्थिति से लंबे दालान को स्पष्ट रूप से देख सकता था। दालान के दोनों ओर मोटी पत्थर की दीवारें थीं, जिन पर कुछ हल्के पीले रंग के तेल के दिए लगे हुए थे। दालान से कोई ठंडी हवा नहीं आ रही थी। अगर तेल के दियों के भीतर टिमटिमाती लपटें न होती तो ऐसा लगता जैसे समय जम गया हो। आरव मेहरा की परछाई तेल के दियों द्वारा काफी दूर तक खींची जा रही थी, जो दियों की टिमटिमाहट के साथ साथ बह रही थी। आरव मेहरा ने धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि कठपुतली अपने परिवेश को बदलने से पहले कहाँ थी। दालान का अंत। गलियारे के अंत में एक पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग पर एक खूबसूरत कपड़े पहने महिला थी, लेकिन किसी कारण से आरव मेहरा को लगा कि महिला की आंखें उस पर केंद्रित थीं और उसकी फीकी मुस्कान कुछ संदेश देने की कोशिश कर रही थी। इस भावना ने आरव मेहरा को और अधिक सतर्क बना दिया। हालांकि आरव मेहरा ने चलना बंद नहीं किया था, लेकिन उसका जादू पहले से ही तैयार था। 5 मंत्र, 4 मेटा मैजिक, किसी भी समय इस्तेमाल के लिए तैयार। 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर। आरव मेहरा दालान के अंत के करीब पहुंच रहा था। जब आरव मेहरा ने आखिरी 10 मीटर में कदम रखा तो वे लैंप अचानक बुझ गए। एक झटके में पूरा हॉलवे काला हो गया और एक तेज हंसी की आवाज आई। आरव मेहरा ने बिना सोचे समझे तुरंत एक आइस वॉल बना दी, जिससे हमला रुक गया। उसी समय मैजिक एरे सक्रिय हो गया और हॉलवे में एक बहुत बड़ा मैना उतार चढ़ाव भर गया। फ्लेम स्टॉर्म डालते ही आग की लपटों का एक तूफान आया। यह एकमात्र ग्रेट मैज लेवल स्पेल था जिसे आरव मेहरा ने मैजिक एरे में मिलाया था। आरव मेहरा इस समय अपनी सबसे मजबूत मारक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि हवा भी अत्यधिक गर्मी के दबाव में जलती हुई लग रही थी। लपटों की चमक की बदौलत आरव मेहरा आखिरकार साफ साफ देख पा रहे थे। लंबे लाल बालों ने उनकी आइस वॉल को भेद दिया था और पेंटिंग में दिख रही महिला धीरे धीरे बाहर आ रही थी। अध्याय 70। आरव मेहरा ने महिला को पेंटिंग से बाहर आते हुए स्पष्ट रूप से देखा। उसकी चमकीली आंखें आत्मा की आग में बदल गई थीं। उसकी आंखों के गड्ढों से धीरे धीरे खून बह रहा था, जिससे उसके खूबसूरत चेहरे पर खून के निशान रह गए थे। उसके लंबे लाल बाल लाल सांपों की तरह थे, जो कुछ फुफकारने की आवाजें निकाल रहे थे। एक ठंडी हवा हॉलवे से गुजरी, जिसमें कर्कश और भयावह हंसी थी।
एक पल में हॉलवे एक मोटी खूनी गंध से भर गया। ब्लड बंशी, आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि पेंटिंग अजीब थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी अजीब होगी। वह एक ब्लड बंशी थी। यहाँ तक कि मरे हुए जीवों के बीच भी ब्लड बंशी अपने बुरे तरीकों के लिए जाने जाते थे। हर ब्लड बंशी ने अनिवार्य रूप से अंतहीन दर्द और यातना का अनुभव किया था। ऐसा कहा जाता था कि उन्हें इतनी यातनाएं सहनी पड़ती थीं कि उनकी आत्माएं पूरी तरह से फट जाती थीं, इससे पहले कि वे एक दुष्ट भूत में बदल सकें और ब्लड बंशी में परिपक्व हो सकें। वे कम से कम 16वें स्तर के थे और उनमें सभी तरह की क्षमताएं थीं। यहाँ तक कि शीर्ष महान जादूगर भी ब्लड बंशी से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही वे जीत भी गए, लेकिन ये बिना किसी कीमत के नहीं होगा। बहुत बदकिस्मत, आरव मेहरा ने मन ही मन कोसा। उसने अपने हाथ हिलाना, कुछ इशारे करना और ब्लड बंशी के हमलों को रोकने के लिए आग की लपटों को नियंत्रित करना बंद नहीं किया। आरव मेहरा के मैजिक एरे ने कुल 4 मेटा मैजिक्स और 5 मंत्रों को मिला दिया था, जिनमें से फ्लेम स्टॉर्म एकमात्र ग्रेट मैज लेवल मंत्र था। मैजिक एरे के प्रभाव में उस फ्लेम स्टॉर्म की ताकत पहले से ही हाई रैंक के करीब पहुंच रही थी। लेकिन आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से पता था कि भले ही यह फ्लेम स्टॉर्म कुछ समय के लिए ब्लड बंशी को जकड़ ले और उसे कुछ चोटें पहुंचा दे, फिर भी यह ब्लड बंशी को नहीं मार पाएगा। ब्लड बंशी एक मरे हुए जीव का रूप था। उसकी शक्ति उसकी आत्मा को चकनाचूर करने से उत्पन्न हुई थी। वह आग की लपटों से डरती होगी और रोशनी से नफरत करती होगी, लेकिन ब्लड बंशी को मारने का एकमात्र तरीका उस बिखरी हुई आत्मा को नष्ट करना था। निश्चित रूप से आरव मेहरा के फ्लेम स्टॉर्म ने ब्लड बंशी को एक कोने में धकेल दिया। पागलपन से घूमते तूफान के भीतर अनगिनत लपटें ब्लड बंशी के शरीर को जला रही थीं। मैजिक एरे की मजबूती के कारण प्रत्येक लॉ की शक्ति फ्लेम बर्स्ट से कम नहीं थी, लेकिन इसने ब्लड बंशी को केवल खून जमा देने वाली चीख निकालने के लिए मजबूर किया। आरव मेहरा को अपने दिमाग की सुरक्षा के बावजूद दर्द महसूस हुआ। वह बंशी की चीख थी जो सीधे दिमाग और आत्मा पर हमला कर रही थी। अगर ये 1000 सल सिटी में होता तो वह चीख सैकड़ों लोगों को मारने के लिए पर्याप्त होती। बंशी की चीख खत्म होने के बाद भी दालान कांप रहा था। पत्थर की दीवारों से अनगिनत दिए गिर गए थे और आरव मेहरा की बर्फ की दीवार पर दरारें दिखाई दे रही थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी ब्लड बंशी को भड़काने के लिए तैयार नहीं है। आरव मेहरा भौहें सिकोड़ रहा था। ब्लड बंशी एक अजीबोगरीब जीव था। ये वास्तव में घिनौना था। भले ही उसकी मानसिक सुरक्षा चीख को झेल सकती थी, लेकिन तीव्रता ने उसे लगभग बहरा बना दिया था। जब बंशी की चीख ने उसकी बर्फ की दीवार को चकनाचूर कर दिया तो आरव मेहरा का फ्लेम स्टॉर्म फट गया। एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने के साथ ही तेज लपटें उड़ने लगीं। उस विस्फोट की ताकत पिछले फ्लेम बर्स्ट और फायर एरो रेन से कहीं अधिक आश्चर्यजनक थी। हालांकि आरव मेहरा के चेहरे पर भारीपन आ गया। उसने लपटों के बीच से उड़ती हुई छाया को देखा था। वह स्वाभाविक रूप से ब्लड बंशी की छाया थी। फ्लेम स्टॉर्म के विस्फोट के बाद दालान ने अपना एकमात्र प्रकाश स्रोत खो दिया, एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। आरव मेहरा की प्रतिक्रिया को काफी तेज माना जा सकता है, अंधेरे में उतरने के तुरंत बाद एक लाइट स्पेल। लेकिन ब्लड बंशी की गति आरव मेहरा से कहीं अधिक तेज थी। आरव मेहरा ने केवल हवा का झोंका सुना, क्योंकि छाया ऊपर चली गई। प्रकाश खिलने से पहले एक लाल सांप पहले से ही उड़ रहा था। केवल एक धमाका सुना जा सकता था, क्योंकि प्रकाश और वह लाल सांप एक साथ फट गए। लंबा दालान एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। इतनी जल्दी? आरव मेहरा का दिल दहल गया। उसने जल्दी से एक आइस फायर शील्ड लगाए। एक नीली और लाल चमक ने आरव मेहरा की रक्षा की। आरव मेहरा जानता था कि इस तरह का अंधेरा क्षेत्र मरे हुए जीवों के लिए पसंदीदा लड़ाई का माहौल था, खासकर एक भयावह राक्षस जैसे अस्तित्व के लिए, जैसे कि ब्लड बंशी। एक बार अंधेरे में उनकी लड़ने की ताकत दोगुनी हो जाएगी। यह उसके लिए बहुत नुकसानदेह था। इस समय आरव मेहरा केवल एक ही काम कर सकता था, वह था खुद को बचाने के लिए आइस फायर शील्ड का उपयोग करना। और रुकिए, मैजिक एरे स्पेल संयोजन पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। जब मैजिक एरे ने स्पेल को संयोजित किया तब ब्लड बंशी ने अपना असली हमला शुरू किया। उसकी राक्षसी जैसी गति ने आरव मेहरा को भी बेदम कर दिया, जो मैजिक एरे मर्ज्ड हैस्ट का उपयोग कर रहा था। आइस और फायर शील्ड के अत्यधिक काम करने के कारण लाल और नीली चमक बहुत तेजी से टिमटिमाने लगी। सांस फूलना, उन्मत्त दहाड़ना, वह अंधेरा गलियारा उन राक्षसी अखाड़ों में से एक जैसा लग रहा था। ब्लड बंशी के तीखे नाखून हवा में चीरते हुए कुछ तीखी आवाजें छोड़ रहे थे। आरव मेहरा के पास पैर डालने का समय ही नहीं था। वह खुद को बचाने के लिए केवल अपनी आइस फायर शील्ड पर भरोसा कर सकता था। जवाबी हमला करने के लिए समय समय पर केवल एक या दो स्पेल डालने में सक्षम था। वह आरव मेहरा था। अगर यह कोई और प्रथम श्रेणी का महान जादूगर होता तो वह ब्लड बंशी के हाथों पहले ही मर चुका होता। यह मरे हुए जीवों के बीच एक असामान्य बात थी, यहाँ तक कि एक महान जादूगर भी इस तरह के जीव को उकसाने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। उनके पास न केवल राक्षस जैसी गति थी, बल्कि उनके पास सभी प्रकार की क्षमताएं भी थीं जो किसी के मन और आत्मा को निशाना बना सकती थीं। ये जादूगरों के लिए एक दुस्वप्न था। केवल आरव मेहरा जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास इतना युद्ध का अनुभव हो कि वह और अधिक हासिल न कर सके, एक अंधेरे और तंग दालान में गतिरोध में ब्लड बंशी को मजबूर कर सकता था। इस समय आरव मेहरा अत्यधिक संयम की स्थिति में आ गया।
अंधेरा, सीमित स्थान और अत्यधिक आक्रामक ब्लड बंशी, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब मौजूद ही नहीं थे। आरव मेहरा का दिमाग पूरी तरह से आइस फायर शील्ड पर केंद्रित था। दो टिमटिमाती हुई चमक पहले ही आइस फायर शील्ड की सीमा को पार कर चुकी थी। चाहे ब्लड बंशी का आक्रमण कितना भी भयंकर क्यों न हो, आइस फायर शील्ड हमेशा सही समय पर सही जगह पर दिखाई देती थी। अनगिनत लाल सांप, बिजली की तरह तेज तीखे नाखून, इनमें से कोई भी आरव मेहरा तक नहीं पहुंच पाया। हर हमले को आइस फायर शील्ड ने रोक दिया। पूरी लड़ाई कम से कम 10 मिनट तक चलती रही। आरव मेहरा ने मैजिक स्प्रिंग की एक और बोतल पीने के बाद आखिरकार 2 मंत्रों को मेटा मैजिक के साथ मिला दिया। अब ज्वार को उल्टने का समय आ गया है। आरव मेहरा मुस्कुराया। कुछ देर पहले उसने जो फ्लेम बैरियर तैयार किया था उसे डाला गया। उच्च तापमान की लपटों ने ब्लड बंशी को दूर धकेल दिया, जिससे आरव मेहरा को लड़ाई का अपना पहला मंत्र शुरू करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। मंत्र बहुत लंबा नहीं था, लेकिन यह अजीब तरह से 2 भागों में विभाजित था। एक था फ्लेम स्पीयर, जबकि दूसरा था फ्रॉस्ट लांस। आग और बर्फ, 2 विपरीत प्रकार के जादू एक ही मंत्र में प्रकट हुए। अगर यह बाहर आ जाता तो पूरा नोसेंट चौंक जाता। इसे असंभव माना जाता था, यहाँ तक कि आइस फायर शील्ड, जिसे आइस और फायर का मंत्र माना जा सकता था, वास्तव में आइस शील्ड और फायर शील्ड दोनों का एक चैनलिंग था। आइस मैजिक और फायर मैजिक 2 बिल्कुल विपरीत चरम थे। केवल एक आर्क मेज ही दोनों को एक साथ संचालित कर सकता था। यहाँ तक कि हाई मैज भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी शक्ति 2 शक्तियों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए अपर्याप्त थी। उस तरह का संघर्ष कोई मजाक नहीं था, लापरवाही का एक पल और मान रह जाएगा। हाई मैज ऐसा नहीं कर सकते थे, महान मैज की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब उसके बाएं हाथ में नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, उसके दाहिने हाथ में एक चमकदार लाल रोशनी। ये 2 प्रकार की जादुई शक्तियों के बीच अभिसरण का संकेत था। यह एक बेहद अजीब दृश्य था, और फिर भी ये तीसरे राजवंश के एक राजकुमार की कब्र में हो रहा था। ये सब इसलिए था क्योंकि आरव मेहरा का मैजिक कंडक्टिंग रून मैजिक एरे था। पूरी तरह से अलग अलग विशेषताओं वाले 2 मंत्र मेटामैजिक एलिमेंटल बर्स्ट के साथ विलीन हो गए। शक्ति का वह विस्फोट पिछले फ्लेम स्टॉर्म से कहीं ज्यादा था। ये किसी एक मंत्र की शक्ति नहीं थी, बल्कि मैजिक एरे की शक्ति थी, जो जादू सभ्यता में सबसे शक्तिशाली मैजिक कंडक्टिंग रून में से एक है। यह इस समय अपनी शक्ति प्रकट कर रहा था। फ्लेम स्पीयर, फ्रॉस्ट लांस, पूरी तरह से मैजिक एरे में विलीन हो गया। जिस क्षण आरव मेहरा ने मंत्र का जाप किया, अंधेरे दालान में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। इसके बाद एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। यह उसके दिमाग या आत्मा पर लक्षित बंशी की चीख नहीं थी, बल्कि बंशी की आखिरी चीख थी। हॉलवे में सन्नाटा छा गया। सांपों के मरने के बाद आत्मा की आग एक बार फिर चमक उठी, और एक बार फिर खूबसूरत लाल बालों में बदल गई। उसके चेहरे पर खूनी निशान गायब हो गया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा फिर से दिखने लगा। अंत में ब्लड बंशी एक काली धुंध में बदल गई और पेंटिंग में वापस आ गई। ओह, आरव मेहरा ने राहत भरी सांस ली। ये लड़ाई आरव मेहरा के पुनर्जन्म के बाद से अब तक की सबसे कठिन लड़ाई कही जा सकती है। ब्लड बंशी का खतरा उससे पहले मिली किसी भी चीज से कहीं ज्यादा था। लेकिन एक कठिन लड़ाई के बाद इनाम का समय आ गया था। आरव मेहरा ने जमीन पर छोड़े गए सोल एसेंस को उठाया, जो ब्लड बंशी की बिखरी हुई आत्मा का क्रिस्टलीकरण था। इसमें मौजूद मैना रॉटन फ्लावर के मैना क्रिस्टल में मौजूद मैना से कहीं ज्यादा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लड बंशी के सोल एसेंस में ब्लड बंशी की कुछ क्षमताएं बरकरार रहने की संभावना थी। अगर वह इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पाता तो उसे अपने जादू के रास्ते पर बहुत लाभ मिलता। लेकिन आरव मेहरा के लिए ब्लड बंशी के पीछे डेथ गार्डन ज्यादा महत्वपूर्ण था। आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से याद था कि सैंड्रो को मृत्यु का शासक क्यों कहा जाता था। इसका एक कारण था, उस शक्तिशाली नेक्रोमेंसर का मरे हुए जीवों पर नियंत्रण उसके साथियों की तुलना में कहीं ज्यादा था। सैंड्रो ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने ये क्षमता कैसे हासिल की, लेकिन कई जादूगरों ने अनुमान लगाया। सैंड्रो की क्षमता सबसे अधिक संभावना डेथ गार्डन से आई थी। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।